नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों। आज के वीडियो के माध्यम से हम लोग चर्चा करेंगे हिंदी साहित्य के बारे में। हिंदी साहित्य में जब आप बीए थर्ड सेमेस्टर में होते हैं तो आपको हिंदी गद्य पढ़ना पड़ता है, ठीक है। तो हिंदी अगर आपका सब्जेक्ट है और बीए के आप थर्ड सेमेस्टर में हैं तो आपको हिंदी गद्य के बारे में पढ़ना है। हिंदी गद्य में आपका सब्जेक्ट चाहे मेजर में आपका हिंदी सब्जेक्ट है चाहे माइनर में सब्जेक्ट है, दोनों की दृष्टि से यह वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये परीक्षा, अगर आपकी परीक्षा ऑब्जेक्टिव हो रही तो भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है, अगर आपकी परीक्षा सब्जेक्टिव यानी लिखित हो रही अति लघुत्तरीय लघुत्तरीय दीर्घोत्तरीय रहे तो भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें हमने अति लघुत्तरीय लघुत्तरीय दीर्घोत्तरीय प्रश्नों को रखा है। अति लघुत्तरीय जो क्वेश्चन है उनको वन लाइनर में हमने रखने का प्रयास किया है, जहां से एक प्रकार से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी आपके तैयार हो जाएंगे। यानी ऑब्जेक्टिव के लिए भी आपका महत्वपूर्ण हो जाएगा और लिखित के लिए तो महत्वपूर्ण ही है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और आंसर की यह श्रृंखला आपके 8 इकाइयों से संबंधित है। यानी कि जो आपकी 8 इकाइयां हैं, आपका सिलेबस है 8 इकाइयों में बटा हुआ है, उन सभी इकाइयों से बनने वाले बहुत ही महत्वपूर्ण अति लघु, लघु और दीर्घोत्तरीय प्रश्नों को इसमें समाहित किया गया है। उनको हम आपको बारीकी के साथ समझाते हुए आगे बढ़ेंगे। कैसे आपको प्रश्नों का उत्तर लिखना है, सब कुछ आपको इस वीडियो के माध्यम से बताने का प्रयास किया जाएगा। आप किसी भी यूनिवर्सिटी के किसी भी कॉलेज में पढ़ रहे हैं, आपके लिए लेक्चर बहुत ही महत्वपूर्ण है। महामैराथन रिवीजन क्लास में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। राम मनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय, सिद्धार्थ यूनिवर्सिटी कपिलवस्तु, वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल विश्वविद्यालय, महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ, चौधरी चरण सिंह मेरठ विश्वविद्यालय, जननायक चंद्रशेखर बलिया विश्वविद्यालय, ठीक है, जननायक चंद्रशेखर बलिया विश्वविद्यालय आपका हो गया, महाराजा सुहेलदेव यूनिवर्सिटी हो गया, CSJM हो गया, प्रोफेसर रज्जो भैया स्टेट यूनिवर्सिटी हो गया। इसके अलावा मां शाकुंभरी यूनिवर्सिटी, राजा महेंद्र प्रताप सिंह स्टेट यूनिवर्सिटी, दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय, ऐसे कई विश्वविद्यालय और जहां पर एक प्रकार से परीक्षाएं, चाहे देखें आपका जैसे एक विश्वविद्यालय और है MJPRU हो गया, BU झांसी हो गया, इन सभी के लिए यह लेक्चर बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। हिंदी गद्य बेसिकली अगर आपका है तो आपको यही पढ़ना है। आइए यहाँ से बनने वाले बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों को जानने का प्रयास करते हैं। तो यहां से अति लघुत्तरीय तो बनेगा ही, लघुत्तरीय भी बनेगा और दीर्घोत्तरीय भी प्रश्न बनेंगे, अति लघुत्तरीय भी आपका तैयार होता रहेगा साथ साथ। पहला क्वेश्चन आ चुका, नई कहानी पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। नई कहानी क्या है, क्या समझते हैं आप नई कहानी से? नई कहानी है क्या? देखिए, नई कहानी की बात की है तो 1950 ईस्वी में शिव प्रसाद सिंह की एक कहानी आती है, दादी माँ शीर्षक से प्रकाशित होती है। कौन सी कहानी? दादी माँ शीर्षक कहानी प्रकाशित होती है। कौन सी भैया? दादी माँ शीर्षक कहानी किसने लिखा है? शिव प्रसाद सिंह ने लिखा है। शिव प्रसाद सिंह, सितारे हिंद अलग हैं, ठीक है, शिव प्रसाद सिंह ने लिखा है 1950 में, जो हिंदी की प्रथम नई कहानी मानी जाती है। इसके बाद नई कहानी इस धारा में योगदान देने वाले बहुत सारे कलाकार आए। उन्होंने एक अति दीर्घ श्रृंखला का दर्शन होता है जिसमें मोहन राकेश का नाम बड़ा अग्रणी है। मोहन राकेश ने नई कहानी को एक प्रकार से आगे बढ़ाया। पानू खोलिया जी हो गए, डॉक्टर धर्मवीर भारती ने इसको आगे बढ़ाया, राजेंद्र यादव ने, इसके अलावा फड़ी स्वनाथ रेणु जो कि एक आंचलिक कहानीकार भी माने जाते हैं, ठीक है। आंचलिक कहानीकार मतलब कि एक गवई परिदृश्य को लेकर के इन्होंने कई खूब लिखा है। गवई परिदृश्य का मतलब ये होता है कि इन्होंने एक प्रकार से आंचलिकता पर विशेष ध्यान दिया है, यानी कि गाँव के परिवेश पर, यानी गाँव के वातावरण पर कहानियाँ इन्होंने लिखी हैं, फड़ी स्वनाथ रेणु जी। इसके अलावा अमरकांत हो गए, ठीक है, मार्कंडे, रविंद्र कालिया, दूतनाथ सिंह, मन्नू भंडारी, रमेश बख्शी, उषा प्रियंबदा, कमलेश्वर, राजकमल चौधरी, शिवानी, ये सभी एक प्रकार से विशेष रूप से उल्लेखनीय जिन्होंने नई कहानी में बड़ा योगदान दिया है। नई कहानियों में एक प्रकार से बहुत ज़्यादा योगदान देने वाले ये तमाम नाम मैंने आपको बता दिए। तो आपसे यहाँ पर ऑब्जेक्टिव में प्रश्न पूछ सकता है कि निम्न में से नई कहानीकार कौन नहीं है। आपको एक ऑप्शन देगा रविंद्र कालिया, B ऑप्शन देगा दूधनाथ सिंह, C ऑप्शन देगा मन्नू भंडारी और D ऑप्शन आपको दे देगा मुंशी प्रेमचंद। तो आप क्या बताओगे? मुंशी प्रेमचंद जो हैं वो आधुनिक कहानीकार नहीं है या नई कहानीकार नहीं है, ठीक है, ध्यान रखेंगे। हिंदी की पहली कहानी कौन सी आप सभी लोग जानते हैं? हिंदी की पहली कहानी पहले मानी जाती थी कौन सी? इंदुमती, जो कि किशोरीलाल गोस्वामी ने लिखी थी, ठीक है, 1900 ईस्वी में प्रकाशन हुआ था। लेकिन अब एक प्रकार से नए शोधों के अकॉर्डिंग पता चला है कि माधवराव सप्रे एक व्यक्ति हैं, उनकी रचना है एक, उसका नाम है एक टोकरी भर मिट्टी। एक टोकरी भर मिट्टी शीर्षक की जो कहानी है यह हिंदी की पहली मौलिक कहानी होने का दर्जा प्राप्त कर चुकी है। कई शोधों से ये बात पता चली है, ठीक है। तो अब चूंकि रामचंद्र शुक्ल जी ने कहा था तो रामचंद्र शुक्ल के बाद में और भी कई शोध हुए, उन सभी शोधों के अकॉर्डिंग पता चला कि माधवराव सप्रे की एक प्रकार से कहानी हिंदी की मौलिक कहानी है, प्रथम मौलिक कहानी। चूंकि हिंदीमती कहानी पर एक प्रकार से जो है कई मतलब विदेशी कहानी का एक विदेशी कहानी उसका एक प्रकार से कहा गया कि उसी का एक प्रकार से छाया अनुवाद है या उसी की जैसी है, यानी कि इसके मूल
टेक्स्ट पर एक प्रकार से कहीं ना कहीं पे प्रश्न चिन्ह लोगों ने खड़ा किया। इस वजह से उनकी कहानी पहली कहानी नहीं मानी जाती है। 1900 ईस्वी के दौरान एक प्रकार से कहानियाँ शुरू होती हैं, ठीक है, और 1950 के बाद की कहानियाँ बेसिकली नई कहानी धारा से जुड़ जाती हैं। अगला प्रश्न, अच्छा ये नई कहानियाँ जो होती थीं इनकी विशेषताएं क्या हुआ करती थीं? देखिए नई कहानी की विशेषताएं कई हैं। ये एक प्रकार से नई कहानी का रचना तंत्र, कथ्य, शिल्प और एक प्रकार से जो है भांगिया, सब में नयापन है। इन सभी में आप देखते हैं जो है इस धारा की कहानियाँ एक प्रकार से कई विशेषताओं को अपने आप में संजोए हुए हैं। जैसे कि पहली बात है, भोगे हुए यथार्थ का वर्णन करते हैं, यानी ये कहानीकार जो हैं जो अपने जीवन में, अपने समाज में जो देखते हैं उसका हूबहू चित्रण प्रस्तुत करते हैं। जो कि कहा भी गया है कि साहित्य जो होता है समाज का दर्पण होता है। तो समाज का जो दर्पण है, समाज में जो चीज़ें हो रही हैं उसको एक रचनात्मक शैली से, एक साहित्यिक शैली में एक प्रकार से उसको कन्वर्ट करते हुए या साहित्यिक शैली का प्रयोग करते हुए उसको पाठक के समक्ष प्रस्तुत करना ही एक प्रकार से क्या होता है, वही एक प्रकार से ये होता है कि भोगे हुए यथार्थ का वर्णन, यानी कि यथार्थ का नग्न चित्रण एक प्रकार से आपको नई कहानियों में देखने को मिलेगा। दूसरी विशेषता है, भग्न और कुंठाग्रस्त आज के जीवन का चित्रण किया गया है। आज का भौतिकवादी समाज जिसमें हर व्यक्ति व्यस्त है, हर व्यक्ति कहीं कोई ना कोई अकेलेपन का शिकार हो रहा है, ऐसे तमाम प्रकार के एक प्रकार से जो कुंठाएं हैं, निराशाएं हैं, आशाएं, मतलब तमाम प्रकार से जो है निराशा, व्यक्ति मनोविदलता से ग्रसित हो जा रहा है, तो तमाम प्रकार के मनोविकारों से रिलेटेड भी कहानियाँ यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगी। इसके अलावा अजनबीपन और बेगानेपन का मूर्तिकरण किया गया है। यहाँ पर अजनबीपन और बेगानेपन का भी यहाँ पर एक प्रकार से मूर्तिकरण किया गया है। इसके अलावा खंडित व्यक्तित्व का चित्रीकरण किया गया है, यानी कि ऐसा व्यक्तित्व जो एकदम से बिखरा हुआ है, जिसका आगे पीछे कोई नहीं, उसके भी बारे में बताया गया है। यानी जो कहानी पहले एक प्रकार से राजा महाराजाओं के ऊपर लिखी जाती थी, वह कहानियाँ आज एक प्रकार से समाज के सबसे छोटे तबके पर भी लिखी जा रही है। यह काम मुंशी प्रेमचंद ने शुरू किया, लेकिन उसको और आगे बढ़ाया नई कहानीकारों ने। इसके अलावा मना स्थितियों का उन्मेष किया गया। यहाँ पर जो आंतरिक भावनाएं हैं, जो आप देखेंगे, अज्ञे हो गए, मनोविश्लेषणवाद का, जैनेन्द्र कुमार, इन पर मनोविश्लेषणवाद का प्रभाव रहा, सिगमंड फ्रायड की विचारधारा का। तो कहीं ना कहीं पे इनके आगे भी जो कहानीकार आए उन लोगों ने एक प्रकार से मनोवैज्ञानिक धरातल पर कहानियां लिखने का भी प्रयास किया। यानी यहाँ पर एक प्रकार से मना स्थिति का उन्मेष भी किया गया है, भाव उत्तेजन का विरोध किया गया है, साथ ही साथ में शैली वैशिष्ट पर विशेष बल भी यहाँ पर दिया गया है। तो ये सारी की सारी विशेषताएं किसकी हैं? ये सारी की सारी विशेषताएं नई कहानियों की हैं। यह बात आप ध्यान रखेंगे। तो जो बच्चे हमारे साथ नए जुड़ रहे हैं सभी लोग वीडियो को शेयर भी करिएगा और लाइक भी करते रहिएगा, क्योंकि ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो मैं लगातार आपके लिए लाता रहता हूँ। चले, अगला क्वेश्चन आ चुका है, कहानी की परिभाषा दीजिए। देखिए परिभाषा, कहानी क्या होती है? यद्यपि कहानी साहित्य की अत्यंत प्राचीन विधा है, सबसे प्राचीन विधा या अत्यंत प्राचीन विधा है और विविध रूपों में उसका विकास हुआ है, तथापि उसकी एक सर्वमान्य परिभाषा अभी तक स्थिर नहीं की जा सकती है। इस वजह से यहाँ पर कहानी की परिभाषा हम नहीं दे सकते। बेसिकली कुछ इतिहासकारों ने, कुछ विद्वानों ने कहा कि कहानी जो होती है ऐसी रचना होती है जिसमें एक कथ्य होता है, एक कथानक होता है, किसी न किसी देश काल वातावरण में एक प्रकार से कहानी घटित होती है। इसके अलावा उसमें कुछ डायलॉग होते हैं, कथोपकथन होते हैं, साथ ही साथ में कथोपकथन के साथ ही साथ एक प्रकार से चरित्र चित्रण में एक प्रकार से कुछ लोग होते हैं। इसके साथ ही साथ उसमें एक प्रकार से किसी भाषा का और किसी शैली में लिखी गई होती है, वह कहानी होती है। तो हिंदी की वह रचना जो कम से कम शब्दों में एक जीवन के किसी एक घटना या किसी घटना के किसी एक अंश के बारे में लिखी जाती है, जो कम समय में पढ़ करके समाप्त कर दी जाए, वही कहानी है। बेसिकली पाश्चात्य साहित्यकारों ने कहा कि ऐसी चीज़ें या ऐसी रचना जो 20 मिनट में पढ़ करके समाप्त कर दें और जिसका एक प्रकार से उद्देश्य भी समझ में आ जाए और जिसका एक प्रकार से पूरा कथानक भी समझ में आ जाए, वही रचना कहानी होती है। ठीक है, यह बात ध्यान रखेंगे। शॉर्ट स्टोरी अंग्रेजी में कहते हैं कहानी को। आगे देखेंगे, हिंदी कहानी की शुरुआत कब हुई? तो हिंदी कहानी की शुरुआत 1900 ईस्वी से मानी जाती है। ठीक है, बेसिकली हिंदी कहानी या गद्य का विकास जो बेसिकली शुरू होता है एक जबरदस्त तरीके से, वो द्विवेदी युग के आने से शुरू होता है। द्विवेदी युग में पंडित महावीर प्रसाद द्विवेदी जब आते हैं और सरस्वती पत्रिका का संपादन 1903 ईस्वी में संभालते हैं, तब से एक प्रकार से भाषा का परिमार्जन की बात हो, चाहे भाषा का परिष्करण की बात हो, या एक प्रकार से गद्य की भाषा का एक प्रकार से बहुत ही अच्छे तरीके से वर्णन करना हुआ, या एक गद्य का विकास जो एक अच्छे धरातल पर हुआ, वो महावीर प्रसाद द्विवेदी ने एक मंच तैयार किया। आगे देखेंगे, हिंदी के 4 कहानीकारों के नाम लिखें। हिंदी के 4 कहानीकारों में नाम है इलाचंद जोशी जी का नाम,
जैनेंद्र कुमार का नाम आप लिख सकते हैं, मुंशी प्रेमचंद का नाम और जयशंकर प्रसाद का नाम। जयशंकर प्रसाद बड़े अच्छे कहानीकार हैं, ऐतिहासिक धरातल पर कहानियाँ इनकी होती हैं। जैसे इनकी कहानी आप देखते हैं, आकाशदीप कहानी आपने देखा होगा, ठीक है, ऐसे ही और तमाम कहानियाँ इन्होंने लिखी हैं, ये बात आप ध्यान रखेंगे। मुंशी प्रेमचंद की अगर बात की जाए तो मुंशी प्रेमचंद कहानी सम्राट, उपन्यास सम्राट कहे जाते हैं, ठीक है। 1916 से आपका कहानी का एक प्रकार से जो सूत्रीकरण होता है, शुरू होता है, 1936 तक जाते हैं। 1916 में आप देखते हैं इनकी पहली कहानी प्रकाशित होती है। भैया कौन सी कहानी इनकी पहली कहानी प्रकाशित होती है, उसका क्या नाम है? उस कहानी का नाम है महोदय, क्या नाम था उसका, जो आपके पाठ्यक्रम में संकलित भी थी? अलगू मियाँ, जुम्मन शेख, अलगू चौधरी और खाला उनकी रहती हैं, ठीक है। भले कुछ कहानी का नाम है, मुझे रिकॉल नहीं हो पा रहा है, ठीक है। इनकी कहानी ईदगाह भी एक है, इनकी कहानी जो है पूस की रात इनकी एक कहानी है। इसके अलावा इनकी सबसे लास्ट कहानी कफन कहानी 1936 में लिखा, ठीक है। तो इनकी जो पहली कहानी है वो कहानी मतलब उससे बैल का वो होता है, पूरा खरीदते हैं फिर वो मर जाता है, कई सारी चीज़ें होती हैं। तो अलगू चौधरी, जुम्मन मियाँ मोरा, मुझे पूरा याद भी, आपके पाठ्यक्रम में संकलित भी है वो कहानी। एक मिनट रुकेंगे, मैं आपको बता दूं। वो कहानी है भैया पंच परमेश्वर, ठीक है। पंच परमेश्वर कहानी जो है वही कहानी है, क्लियर। बाकी जैनेंद्र कुमार एक प्रकार से बड़े फेमस कहानीकार हैं, आधुनिक कहानीकारों में भी नाम आता है जैनेंद्र का। मतलब कि अगला क्वेश्चन आ चुका, साठोत्तरी कहानी की 4 विशेषताएं। साठोत्तरी मतलब होता है 60 उत्तरी, 60 उत्तरी मतलब कि साठोत्तरी को अगर संधि विच्छेद करेंगे क्या निकलेगा? 60 उत्तरी, यानी 1960 के बाद की जो कहानियां हैं उन्हीं को साठोत्तरी कहानी कहा जाता है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, रूढ़ धाराओं का तिरस्कार किया गया है। ऐसी मान्यताएं जो परंपरागत रूप से चली आ रही हैं उन मान्यताओं का खंडन किया गया है। आम आदमी को जगह जन की प्रतिष्ठा, यानी आम आदमी की जगह जन की प्रतिष्ठा करी गई है, जनता की बात करी गई है। आदमी की पीड़ा और संघर्ष पर यहाँ पर बल दिया गया है। साथ ही साथ में समाज की जो मूल्यहीनता है और विसंगतियाँ हैं उसका उद्घाटन भी किया गया है। और कहीं ना कहीं पे आप देखेंगे आज़ादी के प्रति मोहभंग की बात भी आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगी, ठीक है। तो इस तरीके से चीज़ें आप लोगों ने जानी समझी। एक बात और मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो बच्चे एक प्रकार से कोर्स में ज्वाइन होना चाहते हैं, किसी भी सब्जेक्ट का कोर्स लेना चाहते हैं, वो बच्चे हमसे जुड़ सकते हैं। SMS करें 9161 93 60 62 पर, और आप हमसे डायरेक्टली जुड़ सकते हैं। अपना नाम, ठीक है, अपनी यूनिवर्सिटी का नाम और आपका क्या क्या सब्जेक्ट है, अपने सब्जेक्ट के नेम लिख करके सेंड कर दीजिएगा। आपको एक प्रकार से ग्रुप से जोड़ दिया जाएगा, ठीक है। आपके बता दूं कि आपको एक प्रकार से एक स्कैनर सेंड किया जाएगा, जैसे आप SMS करेंगे उसी पर आपको 100 रुपीज़ सेंड कर देने होंगे, ठीक है। आप किसी दूसरे से भी सेंड करवा सकते हैं, अगर आपके पास गूगल पे, फ़ोन पे या कुछ भी नहीं है तो आपको एक प्रकार से वहाँ पर हिंदी के नहीं बल्कि सारे सब्जेक्ट के क्या होंगे, सभी सब्जेक्ट के वहाँ पर PDF नोट्स वगैरह मिल जाएंगे। मॉडल पेपर, महासंग्राम, रिवीजन क्लास, चैप्टर वाइज तमाम प्रकार की चीज़ें आपको मिल जाएंगी। ऑब्जेक्टिव भी आपको मिलेगा और लिखित भी मिलेगा। अभी 500 क्वेश्चन की श्रृंखला मैंने हिंदी गद्य की चलाई थी, वह भी आपको एक प्रकार से यहाँ पर मिल जाएगी। यानी बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ें आपको यहाँ पर मिलने वाली हैं। तो आप सभी लोग जिनको भी जुड़ना है फटाफट से जुड़ जाइएगा, ठीक है। यहाँ पर आपको MCQs के साथ साथ मतलब कि MCQs आपका क्वेश्चन पेपर भी मिलेगा प्रीवियस ईयर का, और लिखित भी क्वेश्चन पेपर आपका प्रीवियस ईयर का मिलेगा, ठीक है। इसके अलावा आपके लिए बड़ी बेहतर तैयारी हो जाएगी। मात्र 100 रुपीज़ में आपका यहाँ पर जो ह्यूमन वैल्यूज़ का आपका होता है को करिकुलर की परीक्षाएं, उसकी भी तैयारी आपकी इसी 100 रुपये में हो जाएगी। कुल मिलाकर के कहने का मतलब है कि 3 मेजर सब्जेक्ट, एक माइनर सब्जेक्ट और एक को करिकुलर सब्जेक्ट, इन 5 सब्जेक्ट की तैयारी मात्र 100 रुपीज़ में आपकी हो जाएगी। परीक्षा के अंतिम दौर चल रहे हैं और आपको अब तो बिल्कुल ले लेना चाहिए, क्योंकि एक प्रकार से कम समय में बेहतर तैयारी करने के लिए मात्र एक यूट्यूब चैनल है, वह है शुक्ला स्टडी पॉइंट। एक ही वीडियो में संपूर्ण सिलेबस को ध्यान में रख करके कवर करने का प्रयास करता है। फटाफट से SMS करें अपना नाम, यूनिवर्सिटी नाम, सब्जेक्ट नेम 9161 93 60 62 पर। आइए आगे बढ़ते हैं और भी चीज़ों को जानने का प्रयास करते हैं। सभी लोग वीडियो को शेयर करते रहिएगा और लाइक भी करते रहिएगा। चले अगला क्वेश्चन आ चुका महोदय। प्रश्न आप देखेंगे, प्रश्न है कहानी और रेखा चित्र में क्या अंतर है। देखिए कहानी जो होती है गतिशील होती है। कहानी क्या होती है? गतिशील होती। कहानी में जो कथानक है वो एक प्रकार से चलता रहता है, कहानी गतिशील होती है, जबकि रेखा चित्र जो होता है गतिहीन होती है, अर्थात रेखा चित्र स्थिर होती है, ठीक है। आगे बढ़िएगा। अगला, तो ये सब वन लाइनर क्वेश्चन है। अगला प्रश्न है रेखा चित्र संस्मरण में क्या अंतर है। संस्मरण जो होता है इसका संबंध देश, काल और पात्र तीनों से होता है। देश यानी कि किस धरातल पर कहानी मतलब रेखा चित्र हो रहा है, काल माने समय, कौन से समय का है और उसमें कौन कौन से लोग एक प्रकार से हैं, ये तीनों पर डिपेंड करता है। जबकि रेखा चित्र में प्रायः देश काल में संबंध नहीं, मतलब कि देश काल में संबंध नहीं होता है, ठीक है। मतलब देश काल में ही संबंध होता है यहाँ पर, बाकी एक प्रकार से पात्र उतना इंपॉर्टेंट नहीं होते। नेक्स्ट, रेखा चित्र की विशेषताएं बताएं। रेखा चित्र में वर्णन विस्तार नहीं होता है, ठीक है, इसमें वर्णन विस्तार से नहीं होता है। दूसरी बात, रेखा चित्र के आलंबन प्रायः समाज के ही सामान्य प्राणी होते हैं और इस तरीके से सामान्य प्राणी को आलंबन बना करके ही एक प्रकार से किसी रचना को और अच्छा एक प्रकार से बनाया जाता है।
आगे देखेंगे, अगला क्वेश्चन आ चुका है। ये सब मैं बता चुका हूँ, रेखा चित्र, आत्मकथा सब कुछ समझा चुका हूँ। इससे पहले वाले मॉडल पेपर में मैंने पूरा डिटेल में बता रखा है। आत्मकथा से आप क्या समझते हैं? आत्मकथा ऑटोबायोग्राफी कहते हैं इसको। आत्मकथा लेखक के जीवन का संबद्ध वर्णन होता है और आत्मकथा के द्वारा अपनी बीती हुई जीवन का सिंहावलोकन और एक व्यापक पृष्ठभूमि में अपने जीवन का महत्व दिखलाया जाता है। यानी कि एक प्रकार से आत्मकथा जो होती है वह लेखक अपने बारे में, पूरा जीवन के बारे में, पूरी अपनी बायोग्राफी जो होती है वो खुद ही लिखता है। ठीक है, ऑटोबायोग्राफी मतलब क्या होता है? बायोग्राफी माने जीवनी। तो जीवनी आप किसी दूसरे के भी लिख सकते हैं, किसी फेमस पर्सनालिटी के ऊपर लिख सकते हैं। जैसे कि कोई प्रसिद्ध व्यक्ति है, कोई प्रसिद्ध कहानीकार है, लेखक है, तो आप उसकी जीवनी लिख सकते हैं। जैसे कि मुंशी प्रेमचंद एक फेमस राइटर थे, उनके एक प्रकार से पुत्र थे अमृत राय, मतलब हैं। तो अमृत राय एक प्रकार से उन्होंने क्या लिखा? अमृत राय ने क्या लिखा भैया? अमृत राय ने उनकी जीवनी लिखी मुंशी प्रेमचंद की, क्या? कलम का सिपाही नाम से। अब कलम की सिपाही जीवनी है, किसकी जीवनी है? मुंशी प्रेमचंद की जीवनी है। किसने लिखी है? तो लिखी है अमृत राय ने। लेकिन एक प्रकार से वहीं पर अगर आप देखेंगे आत्मकथा, जैसे कि जूठन एक आत्मकथा है, आपके पाठ्यक्रम में संकलित है, ओम प्रसाद वाल्मीकि की है। ओम प्रसाद वाल्मीकि एक दलित साहित्यकार माने जाते हैं। उन्होंने एक प्रकार से अपने बारे में, अपने जीवन की जो चीज़ें हुई हैं उसके बारे में एक प्रकार से जूठन नाम की एक प्रकार से आत्मकथा लिखी है, जो उनकी आत्मकथा है। वो खुद अपने हाथों से उनको लिखे हैं, अपने जीवन के बारे में लिखे हैं। ऐसे ही क्या भूलूं क्या याद करूं, ठीक है, यह भी एक आत्मकथा है, हरिवंश राय बच्चन जी की है। ऐसे नाना प्रकार के आत्मकथा होते हैं जो अपने बारे में लेखक स्वयं लिखता है, आत्मकथा होती है। लेकिन कोई लेखक किसी दूसरे फेमस पर्सनालिटी के ऊपर लिखता है, जैसे गांधी जी पर लिख दिया, या जो है मुंशी प्रेमचंद पर लिख दिया, या रामधारी सिंह दिनकर पर लिख दिया, या बड़े बड़े जो साहित्यकार हैं, लेखक हैं, या फेमस पर्सनालिटी उन पर लिख दिया, तो वह जीवनी होती है। अगला क्वेश्चन, आत्मकथा की विशेषताएं लिखें। देखिए, पहली विशेषता, आत्मकथा का चरित्र नायक लेखक स्वयं होता है। और दूसरी बात, आत्मकथा यथार्थ और प्रमाणिक तथ्यों पर आधारित होती है। जो बातें होती एकदम फैक्ट यहाँ पर लिखी जाती हैं, क्योंकि आत्मकथा एक प्रकार से व्यक्ति जो लिखता है खुद के बारे में लिखता है, तो खुद के बारे में उससे बेहतर और कोई नहीं जानता। अगला प्रश्न है, हास्य व्यंग्य की दो विशेषताएं बताएं। हास्य व्यंग्य जैसे आपके पाठ्यक्रम में भोला राम का जीव एक कहानी है, भोला राम का जीव, बट वो एक प्रकार से आधुनिक विचार, मतलब आधुनिक एक विधा है, उसका नाम है व्यंग्य विधा। तो व्यंग्य विधा में है वह एक प्रकार से जो सरकारी मुद्दे हैं उस पर एक प्रकार से व्यंग्य है। ठीक है, पहली बात, निबंध जैसी गद्य विधा जिसका पृथक अस्तित्व है। दूसरी बात, हास्य व्यंग्य का अद्भुत मिश्रण भी इसमें किया गया है। तो हास्य व्यंग्य की दो विशेषताएं ये क्या हैं कि निबंध जैसी गद्य विधा होती है और जिसका अलग अपना अस्तित्व होता है। इसका एक प्रकार से हास्य, मतलब किसका? व्यंग्य का। हास्य व्यंग्य अद्भुत मिश्रण होता है, कहानी निबंध इन सभी का मिला जुला भाग होता है और एक तंज कसा जाता है किसी भी मुद्दों पर। संस्मरण और रेखा चित्र में क्या अंतर है? देखिए, पहला अंतर ये कि रेखा चित्र में चित्रण की प्रधानता होती है, जबकि संस्मरण में जो होता है विवरण खूब दिया जाता है। लेकिन रेखा चित्र कम शब्दों में होता है, रेखाएं बोलती हैं रेखा चित्र में। संस्मरण में विवरण की प्रधानता होती है। संस्मरण जो होता है अपने जीवन की किसी घटना के बारे में विवरण बहुत अच्छे तरीके से देना, जो भी याद रहे। ठीक है, दूसरा अंतर, संस्मरण में रेखा चित्र की अपेक्षा देश काल का वर्णन अधिक होता है। यानी एक प्रकार से संस्मरण में क्या होता है, देश काल का वर्णन ज़्यादा किया जाता है और इसमें एक प्रकार से रेखा चित्र में नहीं किया जाता है। अगला बात, संस्मरण मतलब कि कम किया जाता है। संस्मरण लेखक संपूर्ण परिस्थिति का भावात्मक निरूपण करता है। संस्मरण जो होता है, जो भी एक प्रकार से घटना बताता है, जो परिस्थिति बताता है, उसका एक प्रकार से जो इमोशनली अटैच होता है, उससे इमोशनली अटैच होता है। जबकि रेखा चित्रकार मात्र कुछ उभरी हुई रेखाओं को संवारता है, बस ज़्यादा उस पर डीपली नहीं जाता है। ठीक है, तो ये अंतर होगा रेखा चित्र और संस्मरण में। अगला क्वेश्चन है, आत्मकथा के किन्हीं दो लेखकों के नाम बताइए और उनके द्वारा लिखी गई रचना का भी नाम बताइए। प्रश्न कई बार आया हुआ है। देखिए, आत्मकथा के लेखकों की बात की तो पंडित राहुल सांकृत्यायन हो गए पहले। इनकी एक आत्मकथा है मेरी जीवन यात्रा, और दूसरे व्यक्ति हैं वियोगी हरि, इनकी एक आत्मकथा है मेरा जीवन प्रवाह। ये लिख सकते हैं, या आप हरिवंश राय बच्चन, जूठन, ओम प्रकाश वाल्मीकि, कुछ भी आप लिख सकते हैं, जो भी आपका मन हो। ठीक है, आगे बढ़िएगा। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका भैया, फटाफट से आप देखने का प्रयास करेंगे। बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन है भाई, फटाफट से आप देखिएगा। प्रश्न क्या आ चुका है? प्रश्न आ चुका है, कहानीकार प्रेमचंद का परिचय दीजिए। कहानीकार प्रेमचंद का परिचय दीजिए। देखिए, प्रेमचंद हिंदी युग के प्रवर्तक हैं और युग प्रवर्तक कहानीकार हैं। बेसिकली इन्होंने कई युगों में अपनी कहानियाँ लिखी। बेसिकली इनके नाम पर ही कहानियाँ चलती रही हैं। ठीक है, पहले वे नवाब राय के नाम से उर्दू में कहानियाँ लिखा करते थे। उर्दू में लिखा हुआ उनका पहला कहानी संग्रह जो है सोज ए वतन 1907 में प्रकाशित हुआ था।
स्वतंत्र भावना से ओतप्रोत होने के कारण से अंग्रेजों ने इस कहानी संग्रह को जब्त कर लिया था। किसको? सोज़-ए-वतन कहानी संग्रह, उर्दू भाषा में लिखा गया। 1907 में कई कहानियाँ इसमें शामिल थीं। इसको एक प्रकार से जब्त कर लिया गया अंग्रेज सरकार के द्वारा, चूँकि ये एक प्रकार स्वतंत्रता की भावना से ओतप्रोत रचना थी इसमें। कालांतर में उन्होंने हिंदी में प्रेमचंद के नाम से लिखना आरंभ कर दिया, यानी समय बीतने के साथ साथ 1916 में इनकी पहली कहानी पंच परमेश्वर आती है और वो फिर वहीं से अपना लेखन प्रारंभ कर देते हैं। उनका यह नाम कथा साहित्य में अमर हो गया, प्रेमचंद। ठीक है। उनकी पहली कहानी 1916 में पंच परमेश्वर प्रकाशित हुई और अंतिम कहानी कफन 1936 में। 1916 से लेकर के 1936 का जो समय है ये प्रेमचंद युग के नाम से जाना जाता है हिंदी उपन्यास और हिंदी कहानी में। ठीक है, ध्यान रखेंगे। अतः इस युग को प्रेमचंद युग कहना समीचीन प्रतीत होता है। मुंशी प्रेमचंद ने अपने जीवन काल में लगभग 300 से अधिक कहानियों की रचना करी, जो मानसरोवर के 8 खंडों में प्रकाशित है। मानसरोवर नाम की एक पुस्तक है, वो पुस्तक 8 खंडों में बटी हुई है, 8 खंडों में प्रकाशित है। उसी में इनकी सारी कहानियां, लगभग 300 से अधिक कहानियां सम्मिलित हैं। ठीक है, आगे देखेंगे। तो ये प्रेमचंद है, कहानीकार के रूप में प्रेमचंद का वर्णन आपने कर दिया। अगला क्वेश्चन आ चुका, प्रेमचंद की कहानी कला की विशेषताएं बताइए। यानी कहानी कला की क्या विशेषताएं हैं मुंशी प्रेमचंद की, बताने का प्रयास करें। देखिए, प्रेमचंद के पूर्व हिंदी कहानी में संयोग, कौतूहल, रोमांटिक और मनोरंजकता का बादल घिरा हुआ था। इससे कहानी की संवेदनशीलता उभर नहीं पा रही थी। प्रेमचंद के आगमन से क्या हुआ कि वह बादल जो एक प्रकार से घेरे हुए था, हिंदी को जकड़े हुए था अपने चंगुल में, हिंदी कहानी मानव जीवन के यथार्थ से जब प्रेमचंद आते तो जुड़ जाती है। हिंदी कहानी जो एक प्रकार से पहले किसी विशेष पुरुषों पर लिखी जाती, विशेष लोगों पर लिखी जाती थी, वह कहानी अब एक प्रकार से आम जनमानस का केंद्र बिंदु बन गई। प्रेमचंद ने पहली बार हिंदी कहानी को मानव जीवन के स्वाभाविक वर्णन और यथार्थ चित्रण से जोड़ा। जो धरातल पर हो रहा था उसको बताया, लोगों की एक प्रकार समस्याओं को जागृत करने का प्रयास किया। जब साहित्य समाज का दर्पण है तो समाज की समस्याओं को क्यों आप कहानी में नहीं डाल रहे हैं। मुंशी प्रेमचंद डायरेक्ट लिखते थे, जो भी होता था सब कुछ लिखते थे। आप इनकी कहानियों को पढ़ें, 1916 की कहानी पंच परमेश्वर पढ़ें और 1936 की कहानी कफन की पढ़ें। दोनों में जमीन आसमान का आपको अंतर मिलेगा। शुरुआती दौर में कफन मतलब कि मुंशी प्रेमचंद की जो सपाट कहानी है, बेसिकली पंच परमेश्वर कहानी आप पढ़ेंगे तो उसमें कोई ज़्यादा उसमें चीज़ें नहीं मिलेंगी, बस एक आध समस्याओं पर एक प्रकार से उसमें नज़र डाली गई। लेकिन कफन कहानी आप पढ़ेंगे आपको लगेगा कि भाई इसमें कई प्रकार की समस्याओं को एक प्रकार से एक साथ देने का प्रयास किया गया है। उनकी कहानियों में मनोवैज्ञानिक विश्लेषण का समावेश भी हुआ है। कहानियों में कल्पना की मात्रा कम है और यथार्थ का चित्रण ज़्यादा है। उन्होंने सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक क्रियाओं को केंद्र में रख करके मानवीय संवेदना और सहानुभूति उत्पन्न करने वाली तमाम प्रकार की कहानियाँ लिखीं और कहानियों की रचना की। और कथा संसार में देवता, परी, ईश्वर और राजा रानी की जो कहानियाँ थीं, इसको अपदस्थ किया, इसको कम किया। यानी अभी तक कहानियाँ, कथा संसार में देवता को लेकर कहानियाँ लिखी जा रही थी, परियों पर कहानियाँ लिखी जा रही थी, ईश्वर पर कहानियाँ लिखी जा रही थी, देवी देवताओं पर कहानियाँ लिखी जा रही थी, एक प्रकार चमत्कारिक कहानियाँ लिखी जा रही थी, तमाम प्रकार के उपन्यास लिखे जा रहे थे जो कि जादुई जासूसी टाइप के। अब वो सब खत्म हो गया। अब यहाँ पर एक प्रकार से दीनहीन पर कहानियाँ लिखी जाने लगी। मुंशी प्रेमचंद के युग में दलित पर कहानियाँ लिखी जाने लगी, शोषितों पर, पीड़ित मनुष्य को नायक बना दिया गया और उनके पद पर कहानियाँ, उनको पद को प्रतिष्ठित किया गया। जो एक प्रकार से दलित पिछड़ा वर्ग था उस पर कहानियाँ लिखी जानी शुरू हो गई। मुंशी प्रेमचंद बेसिकली एक प्रकार से लमही में पैदा हुए, बनारस में पड़ता है लमही नाम का गाँव, और आप देखेंगे कि उन्होंने एक प्रकार से पूरे हिंदी साहित्य में एक प्रकार से अमर हो गए। ठीक है, उनकी कहानियों में आप देखेंगे, उनकी कहानियों में उस समय क्रूर सामाजिक यथार्थ अपनी पूरी व्यापकता के साथ चित्रित हुआ है, जिससे हिंदी कहानी की भूमि काफ़ी विस्तृत हुई है। साथ ही प्रेमचंद ने हिंदी कहानी को यथार्थ शिल्प भी प्रदान किया। यानी यथार्थ पर, धरातल पर कहानी लिखने का जो श्रेय है इन्हीं को जाता है, जो चीज़ें हैं उसको बताते हैं। उनकी कहानियों में कथानक की जो सघन अनविति, सहज प्रवाह, मार्मिकता, चित्रण की यथार्थता, भाषा की सादगी और अभिव्यक्ति में पैनापन है, वह बहुत कम कहानीकारों में देखने को मिलता है। इस दृष्टि से उनकी कफन कहानी जो है, पूस की रात कहानी, मनोवृत्ति कहानियों को अगर आप पढ़ेंगे तो उनकी समस्त एक प्रकार से जो साहित्यिक पैनापन है वो आपको नज़र आ जाएगा। मैंने शुरुआत में बताया कि कफन कहानी पढ़ेंगे, तमाम प्रकार की चीज़ों को एक ही कहानी पिरोने का काम किया। कफन कहानी जब आप पढ़ेंगे, नाना प्रकार की सामाजिक विसंगतियाँ, कुरीतियाँ आपको उसमें उजागर होती हुई दिखाई पड़ेंगी। ठीक है, कफन कहानी में एक प्रकार से कफन खरीदने के लिए पैसे इकट्ठा करते हैं दोनों बाप बेटे, और उसके बाद में उसकी स्त्री मरी हुई है, बहू मरी हुई है, उसकी बीवी मरी हुई किसी, ठीक है, और वो दोनों एक प्रकार से जा करके बढ़िया होटल देखते हैं, होटल में खाना खाते, चूँकि एक प्रकार से इससे पहले उनका पेट भर का भोजन उससे पहले 2 साल पहले किसी ठाकुर की बारात में हुआ था। अब आप सोचो, और फिर देखते हैं कि भाई ठेका बगले में है, 2-2 कुल्ला मार लेते हैं। समझ रहे हैं?
तो ये कहानी पढ़ेंगे आपका फन, तो बड़ी फेमस कहानी है मुंशी प्रेमचंद की, बड़ी ज़बरदस्त कहानी। पूस की रात कहानी आप पढ़ें कि भाई लोग बैठे हैं, पूस की ठंडी है, एकदम से ठिठुर रहे हैं, और एक प्रकार बड़ी ज़बरदस्त कहानी, कभी पढ़िएगा, मज़ा आ जाएगा आपको। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका, फटाफट से आप देखने का प्रयास करेंगे। बहुत ही ज़बरदस्त क्वेश्चन से सब आ रहे हैं भाई, देखिए परीक्षा में यही सब क्वेश्चन आने वाले हैं। प्रश्न है, आगे की कहानियों का परिचय दीजिए। आगे के प्रमुख आगे के प्रमुख कहानी संग्रह जो हैं, खास करके आगे एक मनोवैज्ञानिक कहानीकार है, आगे ने उपन्यास भी लिखा, आगे काव्यकार भी हैं, यानी कि कविता भी करते हैं आगे। ठीक है, तो इनकी कहानी संग्रह में जैसे बिपथगा कहानी संग्रह 1937 में आया, परंपरा कहानी संग्रह 1944 में, कोठरी की बात 1945 में, शरणार्थी कहानी संग्रह 1948 में, जयदेव कहानी संग्रह 1951 में, और ये तेरे प्रतिरूप 1961 में। ये सब इनके कहानी संग्रह हैं। कहानी संग्रह का मतलब होता है कि कई सारी कहानियों की एक पुस्तक, एक जैसी विचारधाराओं पर लिखी गई कहानियों का एक प्रकार से एक पुस्तक बनाते थे, उसी पुस्तक का नाम कहानी संग्रह होता था, और उसमें से जो फेमस कहानी होती थी, उसी फेमस कहानी के शीर्षक को लेकर के कहानी संग्रह का नाम दे दिया जाता था। ठीक है, यह बात ध्यान रखेंगे। तो इनकी कहानियों में घटनाओं, प्रथा, संदर्भ का उनका उतना ही महत्व नहीं जितना कि चरित्र के गठन और संवेदना का है। कहानियों का प्राण तत्व काल और सामाजिक देश संदर्भ में नहीं है, बल्कि उनकी दृष्टि में मुख्यतः व्यक्ति वैशिष्ट की ओर केंद्रित रही है। यानी एक प्रकार से चूंकि मनोवैज्ञानिक कहानीकार हैं ये, इन पर सिगमंड फ्रायड का बहुत प्रभाव रहा है। सिगमंड फ्रायड एक ऐसे विद्वान है पाश्चात्य के, पश्चिम देश के हैं। उन्होंने एक प्रकार से एक विचारधारा दी थी, उसका नाम था क्या नाम है, सिगमंड फ्रायड नाम के विद्वान है। इन्होंने एक सिद्धांत दिया था, उसका नाम है मनोविश्लेषणवाद। मनोविश्लेषणवाद बेसिकली 3 प्रकार के मन की बात करता है, इड, ईगो एंड सुपर ईगो। इदम, अहम और पराहम की बात करते हैं, चेतन, अचेतन और अवचेतन मन की बात करते हैं। तो कहीं ना कहीं पे आप इनकी रोज कहानी पढ़ेंगे, आपके पाठ्यक्रम में है गैंग्रीन जिसको कहते हैं, उसमें मालती जो है और माहेश्वर और उनका टिटी बच्चा, और उसमें आप देखते हैं मैं शैली अपनाई, यानी एक प्रकार से उसमें एक मैं करके आता है। मैं माने एक प्रकार जब भी कहानी लिखते हैं तो अपनों को भी अपने आप को भी उसमें समाहित करने का काम करते हैं। चाहे आप शेखर जीवनी उपन्यास इनका देखेंगे आगे का, तो भी उसमें आपको ऐसा मिलेगा। कहीं ना कहीं पे आप देखेंगे कि जो ये हैं आगे जी, ये एक प्रकार से अपनी संवेदनाओं के साथ चीज़ों को लिखते हैं। वसुतः आगे जी व्यक्ति मन के गहन तर स्तरों के सूक्ष्म स्पंदन को अभिव्यक्ति देने वाले कहानीकार कहे जा सकते हैं। उनके संबंध में डॉक्टर लक्ष्मी नारायण लाल कहते हैं कि आगे विशुद्ध मनोवैज्ञानिक प्रवृत्ति के प्रतिनिधि कलाकार हैं। उन्होंने एक प्रकार से व्यक्ति के अंतर मन में झांका। उन्होंने बाहरी आवरण के बारे में ना बता करके उसके आंतरिक जो एक प्रकार से विदलता है उसके बारे में लिखने का प्रयास किया। जो मालती एक प्रकार से बैठी रहती है, मालती घर में पूरा दिन अकेले रहती है, खाना बनाती है, उसका बच्चा टीटी बार बार रोता रहता है। वो एक प्रकार से जो स्त्री अपने घर में अपने माता पिता के साथ खूब उछलती थी, खूब खेलती थी, खूब एक प्रकार से गांव गिराव घूमती थी, वह स्त्री पहाड़ी पर एक छोटे से कमरे में एक प्रकार से बंद है, घर में बंद है, उससे बात करने वाला कोई नहीं, मोबाइल फोन भी नहीं कि व्हाट्सएप फेसबुक इंस्टाग्राम खोल करके वो इंजॉय कर ले, रील बना करके उस पर ठुमके लगा ले, आज के जैसे होता है। तो कहीं ना कहीं पे मालती है, माहेश्वर उसका पति है, वो डॉक्टर है, वो एक प्रकार से अपना चला जाता है सुबह सुबह, वो तो 4 लोगों से मिल जाता है, बातचीत कर लेता है, लेकिन उबाऊपन की कहानी, एक स्त्री की नीरसता की कहानी रोज है। ठीक है, तो यही चीज लिखते हैं। उनकी कहानी कला का मूल धरातल व्यक्तित्व का चरित्र, व्यक्ति का चरित्र है। उनकी कहानियां आत्मकथानक, वर्णनात्मक, डायरी तथा पत्र शैलियों में लिखी गई हैं, और एक प्रकार से इस शैली की कहानियां बेसिकली या तो जयनंद कुमार ने लिखी या तो इन्होंने लिखी हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन, सब संक्षेप में प्रश्न आपका क्या आ चुका है, संक्षेप में रोज कहानी का कथ्य बताइए। रोज कहानी मैंने आपको बताया भी है, रोज कहानी यज्ञ की प्रचलित कहानी है। इसमें वैचारिक अंतर्द्वंद है। इसकी नायिका मालती है, जो मैंने बताया कि भाई एक कमरे में बंद रहती है, जो लेखक के दूर रिश्ते की बहन है, यानी कि वो इनकी दूर के रिश्ते की एक मतलब बहन थी। क्या नाम है इनका, आगे जी का। तो मैंने बताया कि मैं शैली अपनाई, बार बार ये मैं भी पहुंचता है उसी में, बीच में कहानी में मैं पहुंच जाता है, मैं मतलब कि आगे जी पहुंच जाते हैं, जो कहानीकार है वो पहुंच जाता है, और उसको देखने के लिए मतलब कि वो दूर का भाई भी लगता है उसका। ठीक है, और ये तमाम चीज़ें चलती रहती हैं। तो
अतः उसे सखी कहना उचित होगा, क्योंकि ये बचपन में एक साथ पढ़े लिखे थे तथा खेले थे। तो एक प्रकार से सखी कह सकते हो, या एक प्रकार से दूर की बहन ये मान सकते हो कि भाई अब गांव गिराव में अगर कोई लड़का लड़की आपस में बात करते तो लोग जो उनके माता पिता होते कहते भैया भैया से पानी ले लियो, मतलब भाई बहन ही मान लेते हैं बेसिकली। लेकिन एक प्रकार से जो बच्चे होते हैं छोटे छोटे, वो भाई बहन नहीं दोस्त समझ के बात करते हैं, ठीक है। तो कुछ ऐसा ही रहा होगा। क्लियर। तो प्रतिदिन समाज में घटने वाली समस्याओं को मालती बार बार कहती रहती है। एक छोटा सा बच्चा टीटी है, टीटी भी उसे तीनों प्रेम करते हैं, ठीक है। जब भी मालती बर्तन धोने जाती है तभी पानी चला जाता है टंकी का, ठीक है, चूँकि पहाड़ी पर है, और आता भी है तो शाम को 7 बजे पानी आता है। इस प्रकार प्रतिदिन 11 बज जाते हैं जिस रात में सोने से, जिसके लिए मालती का पति व्यंग करता रहता है। वह कहता है कि अब तो रोज़ 11 बज जाएंगे सोते सोते हमको। कहानी के अंत में उसका पति सो जाता है 11 बजे के पहले। मालती अपने बच्चे को गोद में लेती है, तभी 11 का घंटा बजा और वह रोज कि वह तेज़ ध्वनि के साथ बोली 11 बज गए हैं। यही कहानी समाप्त हो जाती है। कुल मिलाकर के एक उबाऊपन की, एक नीरसता की कहानी है कि भाई पति भी उसकी फीलिंग्स को नहीं समझ रहा है और छोटा सा बच्चा भी उसको भी एक प्रकार से दिन भर उसी में व्यस्तता रहती। कभी वो गिर जाता है, कभी रोता है, कभी चिल्लाता है, कभी उसको तमाम प्रकार के उलझने उसके दिमाग में रहती हैं, ठीक है। तो यही पूरी कहानी है। कहानी ज़्यादा लंबी नहीं, पूरी कहानी मैंने समझा रखी थी एक वीडियो में। अज्ञे का जन्म कब हुआ था? 1911 में अज्ञे का जन्म हुआ था। अज्ञे का पूरा नाम क्या है? सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्ययन अज्ञे इनका पूरा नाम है। अज्ञे किस प्रकार के कलाकार हैं? तो अज्ञे प्रयोगधर्मी कलाकार हैं, प्रयोगवाद के प्रयोगवाद के प्रवर्तक हैं। इन्होंने एक प्रकार से आप देखते हैं तार सप्तकों का प्रकाशन भी अज्ञे ने ही किया था। अज्ञे किस प्रकार के कहानीकार हैं? तो अज्ञे एक मनोविश्लेषणवादी कहानीकार हैं, चूँकि मैंने बताया कि मनोविश्लेषणवाद का इन पर प्रभाव है। रोज कहानी में प्रश्न है कि रोज कहानी में मालती रिश्ते में किस लेखक की क्या है? रोज कहानी में मालती लेखक की दूर की रिश्ते की बहन लगती है। रोज कहानी में मालती के पति का क्या नाम है? मालती के पति का नाम है माहेश्वर, जो कि एक डॉक्टर है। ड्यूटी पर सुबह सुबह निकल जाता है और पूरा दिन एक प्रकार से ये अकेले घर में रहती है और कोई एक प्रकार से बोलने चालने वाला भी नहीं है। अगला क्वेश्चन आ चुका भैया, रामगुप्त कौन था? रामगुप्त के चरित्र की 3 विशेषताएं बताएं। देखिए, ध्रुव स्वामिनी एक नाटक है जो आपके पाठ्यक्रम में संकलित है। ध्रुव स्वामिनी नाटक जो है ये बेसिकली किसने लिखा है? जयशंकर प्रसाद ने लिखा है। ऐतिहासिक धरातल पर ये नाटक लिखा गया है। ऐतिहासिक नाटक है जयशंकर प्रसाद का। जयशंकर प्रसाद ऐतिहासिक नाटककार ही माने जाते हैं बेसिकली। तो नाटकों में बड़ा ज़बरदस्त नाम रहा है जयशंकर प्रसाद का, क्योंकि इन्हीं के नाम पर नाटकों का विभाजन किया गया। जैसे कि कहानी के कारण के रूप में प्रेमचंद का नाम है, ऐसे ही एक प्रकार से नाटकों में जयशंकर प्रसाद का नाम है। ध्रुव स्वामिनी नाटक में वैसे तो रामगुप्त नायिका का पति होने के कारण से नायक माना जा सकता है, क्योंकि रामगुप्त जो है वो ध्रुव स्वामिनी का पति है। लेकिन रामगुप्त चूंकि क्रूर है, रामगुप्त एक प्रकार से उसकी फीलिंग को नहीं समझता है, ध्रुव स्वामिनी को अपने तरवा तरे दबाने का प्रयास करता है। लेकिन ध्रुव स्वामिनी एक आधुनिक एक प्रकार से महिला की भांति है, वो अपनी स्वतंत्रता समानता को जानती है। वह एक प्रकार से अन्याय के विरुद्ध आवाज़ उठाने वाली महिला है। ध्रुव स्वामिनी एक प्रकार से एक क्रांतिकारी महिला है, एक नारीवादी महिला है, जो एक प्रकार से अपने अधिकारों को लेने का प्रयास करती है। और वह प्रेम किससे करती? चंद्रगुप्त से करती है। किससे करती है? वह प्रेम किससे करती भैया? चंद्रगुप्त से प्रेम करती है। यह बात आप ध्यान रखेंगे। तो पति होने के कारण से नायक आप कह सकते हैं इसको, रामगुप्त को, ठीक है। किंतु अपने चारित्रिक दुर्गुणों के कारण से नाटककार ने इसे पति इसके प्रति नायक के रूप में चित्रित इसको नहीं किया। यानी कि जयशंकर प्रसाद ही नहीं चाहते कि रामगुप्तवा नाटक बन जाए, नायक बन जाए। रामगुप्त सम्राट होने के बावजूद नायक तत्व के गुणों में प्रतिष्ठित नहीं है। उसके चरित्र की प्रमुख विशेषताएं इस प्रकार हैं। चूंकि रामगुप्त जो है इसकी चारित्रिक विशेषता में चूंकि ये लंपट है और इसके अलावा क्लीव व्यक्तित्व का, इसका कि इसका व्यक्तित्व जो है ठीक ठाक नहीं है। ये एक प्रकार से इसका व्यक्तित्व बढ़िया नहीं है, इस वजह से नायक नहीं। कायर है, भीरू है। तो यानी कायर कि डरपोक है, कोई युद्ध करने के लिए आता तो भागता है, डरता है, इस तरीके की विलासी प्रवृत्ति का है, ठीक है। कि विलासी समझ रहे हैं आप किस तरीके से, यानी कि कि विलास करने वाला है, जो है तमाम प्रकार की चीज़ें करता है। तो ऐसे नायक नहीं होते हैं। नायक जो होते हैं उनकी छवि से भगवान राम एक नायक हैं, ठीक है। युधिष्ठिर नायक है, अर्जुन नायक हो सकते हैं, ये सब नायक बन सकते हैं, ठीक है।
आगे बढ़िएगा। रामगुप्त नायक नहीं, जबकि ध्रुवस्वामिनी का पति जो है मतलब कि रामगुप्त ही है, ठीक है, ये बात ध्यान रखेंगे। ध्रुवस्वामिनी जो है बेसिकली जो है नाटक की जो है नायिका है, और नाटक के नायकत्व के पर अपना मत दीजिए, मतलब कि ध्रुवस्वामिनी नाटक का जो नायक का जो तत्व है क्या क्या होना चाहिए। ध्रुवस्वामिनी नायिका प्रधान नाटक है, क्योंकि अगर देखें तो चंद्रगुप्त तो नाटक इसमें मतलब कि चंद्रगुप्त तो हो ही सकता है इसमें एक प्रकार से पात्र में, ठीक है। चंद्रगुप्त तो इसमें एक प्रकार से चंद्रगुप्त जो है ये नाटक हो मतलब कि नायक हो सकता है, लेकिन चूंकि ये नायिका प्रधान नाटक है इसीलिए नायिका तो ध्रुवस्वामिनी को कह सकते हैं, नायक भी ध्रुवस्वामिनी को कह सकते हैं, चूंकि लेकिन नायिका उसके लिए पर्टिकुलर शब्द है, इस वजह से ध्रुवस्वामिनी नायिका है और चंद्रगुप्त को आप मतलब कि नाटक का नायक कह सकते हैं। ध्रुवस्वामिनी नायिका प्रधान नाटक है, इसलिए परंपरागत नाटकीय तत्वों के आधार पर इस रचना में नायक की कल्पना की गई है। परंपरागत रूप से नाटक का नायक नायिका के पति के रूप में रामगुप्त माना जा सकता है, किंतु अपने चारित्रिक दोषों और अंत में मृत्यु तथा फलागम विरहित व्यक्ति को नायक नहीं कहा जा सकता है, जिसका कोई अर्थ ना निकले, ठीक है। चारित्रिक औदात्य एवं फल का भोक्ता होने के कारण से चंद्रगुप्त जो है वो नायकत्व के निकट है, इस वजह से जो ध्रुवस्वामिनी नाटक है इसका नायक अगर पूछे तो चंद्रगुप्त को आप बता सकते हैं। बेसिकली चंद्रगुप्त जो है मूल नाटक का जो नायक है वो चंद्रगुप्त ही है। चंद्रगुप्त प्रेम करता है किससे, ध्रुवस्वामिनी से। ध्रुवस्वामिनी के तमाम प्रकार के जो मंतव्य है उनको समझता है चंद्रगुप्त, ठीक है, लेकिन उसका पति होने के साथ साथ जो रामगुप्त है वो सारी चीज़ों को नहीं समझ पाता है, ठीक है, यह बात ध्यान रखेंगे। आगे देखेंगे, अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका भैया, प्रश्न आ चुका है, मंदाकिनी के चरित्र की विशेषताएं बताएं। देखिए मंदाकिनी, ध्रुवस्वामिनी नाटक में मंदाकिनी जो है इसका चरित्र नारी पात्रों में सर्वाधिक प्रभावशाली चरित्र ध्रुवस्वामिनी के बाद आया है। उसका व्यक्तित्व प्रेरक है, यानी कि उसका जो पर्सनालिटी है वो मोटिवेट करने वाली है लोगों को। रामगुप्त की बहन होने के कारण से राज परिवार में उसकी गहरी भूमिका है, यानी चूंकि रामगुप्त की बहन है और ननद है किसकी, ध्रुवस्वामिनी की नंद है कौन, मंदाकिनी, ठीक है, इस वजह से राज परिवार में उसकी गहरी भूमिका है, राज परिवार में उसको लोग पहचानते हैं, सारी चीज़ें करते हैं, जानते हैं। उसमें राष्ट्र और परिवार के प्रति गौरव का भाव भी है। तटस्थ और स्पष्टवादी होने के साथ ही मंदाकिनी नीति कुशल और राजनीति तथा शास्त्र में पारंगत भी है, यानी कि वो राजनीति भी करना जानती, शास्त्र वगैरह भी जानती, सब कुछ ज्ञानी भी है और युद्ध कला भी उसके अंदर प्रवीण मात्रा में है। अगला क्वेश्चन से कोमा और ध्रुवस्वामिनी के चरित्र का अंतर बताइए। कोमा भी एक पात्रा है, ठीक है, तो ध्रुवस्वामिनी नाटक में कोमा और ध्रुवस्वामिनी के चरित्र दो भिन्न भिन्न व्यक्तित्व के परिचायक हैं। ध्रुवस्वामिनी में जहाँ स्वाभिमान की उत्कंठा के कारण से समानता का भाव है, वही कोमा में समर्पण का भाव है। कोमा भाव प्रवण नारी है, ध्रुवस्वामिनी में बौद्धिकता है, यानी ध्रुवस्वामिनी में बौद्धिकता इंटेलिजेंस है और इसमें एक प्रकार से इमोशनल चीज़ें हैं कोमा में, ठीक है। कोमा प्रेम को सर्वोपरि मान करके बलिदान की भावना को महत्व देती है, प्रेम के लिए कुछ भी करने को तैयार है। वहीं ध्रुवस्वामिनी प्रेम को पोषण का ही अंग मान करके व्यंग करती है, प्रेम पर तंज कसती है, ठीक है। कहने का तात्पर्य यह है कि कोमा और एक प्रकार से ध्रुवस्वामिनी दोनों एक प्रकार से ये इंटेलिजेंस को दिखाती है, ये इमोशन को दिखाती है, ठीक है, यह बात ध्यान रखेंगे। आप ध्रुवस्वामिनी नाटक को जब पढ़ेंगे बड़ा मजा आएगा आपको पढ़ने में, क्योंकि यह एक प्रकार से जो है जो जयशंकर प्रसाद जी ने लिखा है बहुत जबरदस्त नाटक है उन नाटकों में से, ठीक है। चले अगला क्वेश्चन से आपके पाठ्यक्रम में दीपदान एकांकी पाठ्यक्रम में संकलित है, समझते हैं इसके बारे में। देखिए दीपदान एकांकी के रचयिता का नाम बताएं, तो दीपदान एकांकी को लिखा किसने, डॉक्टर राम कुमार वर्मा जी ने लिखा है। राम कुमार वर्मा ने किस प्रकार की एकांकियाँ लिखी हैं, राम कुमार वर्मा ने ऐतिहासिक एकांकी लिखी है, सांस्कृतिक भी लिखी है और यथार्थवादी सामाजिक एकांकियाँ इन्होंने लिखी हैं। किसने, राम कुमार वर्मा ने। बेसिकली राम कुमार वर्मा एकांकी लेखकों में सबसे बड़ा नाम इनका ही है। हिंदी की पहली एकांकी मानी जाती है एक घूंट को, जो कि 1929 में प्रकाशित हुई थी, जयशंकर प्रसाद की रचना है, ठीक है। एकांकी क्या होती है, एक अंक का नाटक एकांकी होता है। नाटक बेसिकली कई अंकों के होते हैं, ठीक है। एक अंक में कई दृश्य भी हो सकते हैं, ठीक है, जैसे एक दृश्य हुआ फिर दूसरा दृश्य आ गया, एक ही अंक में कई दृश्य हो सकते हैं। तो एकांकी एक अंक का नाटक है, लेकिन एक अंक चूंकि है और अंक में दृश्य होते हैं, इस वजह से एकांकी एक अंक के और कई दृश्य को समाहित करने वाला नाटक हो सकता है। यानी एकांकी एक अंक का और 3-4 दृश्य भी उसमें हो सकते हैं, ठीक है, वैसा नाटक होता है। राम कुमार वर्मा की एकांकियों में किन आदर्शों को स्पष्ट किया गया है, किन आइडियल को माना गया है। राम कुमार वर्मा एकांकियों में प्राचीन गौरव की बात करते हैं, सांस्कृतिक चेतना और मर्यादा और आदर्शों को स्पष्ट करते हैं, यानी कि आदर्शात्मक प्राचीन गौरव सांस्कृतिक चेतना को जगाने का काम, मर्यादा को एक प्रकार से महिमा मंडन करने का काम करते हैं और ज़बरदस्त चीज़ें हैं,
ये बात। आगे देखेंगे, अगला क्वेश्चन आ चुका है, राम कुमार वर्मा को सर्वाधिक सफलता किस प्रकार की एकांकियों में मिली है? तो राम कुमार वर्मा को ऐतिहासिक आदर्शवादी एकांकियों में एक प्रकार सर्वाधिक इनको एक प्रकार से ख्याति प्राप्त हुई, प्रसिद्धि मिली है राम कुमार वर्मा जी को। अगला प्रश्न है, दीपदान एकांकी किस तरह की रचना है? तो दीपदान एकांकी जो है ये ऐतिहासिक घटना पर आधारित रचना है। पन्ना धाय और उदय सिंह इन सभी के बीच की एक त्याग और बलिदान की कहानी है। दीपदान एकांकी में किसका चित्रण किया गया है? तो दीपदान एकांकी में पन्ना धाय के अमर बलिदान और त्याग का सशक्त चित्रण जो है इन्होंने किया है राम कुमार वर्मा जी ने। दीपदान एकांकी में चंदन किसका पुत्र होता है? तो दीपदान एकांकी में चंदन पन्ना धाय का पुत्र होता है, जो राजा के मतलब राजा पुत्र के या राजपुत्र के एक प्रकार से जो है जगह पर लिटा देती है पन्ना और अपने पुत्र को एक प्रकार से मरने के लिए छोड़ देती है और कुंवर को बचा लेती है। दीपदान एकांकी में कुंवर उदय सिंह किसका पुत्र बतलाया गया है? कुंवर उदय सिंह जो है इसी के स्थान पर चंदन को लिटा देती है पन्ना धाय, क्योंकि पन्ना धाय का पुत्र चंदन वो अपने कहती कि मेरा पुत्र है, मेरा इसका बलिदान हो जाएगा तो मुझे एक प्रकार से उतना नहीं, लेकिन राजघराने की एक प्रकार से लाज हमको बचानी है, क्योंकि एक प्रकार से चूंकि ये कुंवर हैं, युवराज हैं, तो इनको बचाना है। दीपदान एकांकी में कुंवर उदय सिंह को स्वर्गीय महाराणा सांगा का सबसे छोटा पुत्र बतलाया गया है। ठीक है। दीपदान एकांकी की कथावस्तु किस प्रकार की है? तो इसकी एकांक कथावस्तु ऐतिहासिक घटना पर आधारित है। ठीक है, ध्यान रखेंगे इस बात को। दीपदान एकांकी के पात्रों में किसके चरित्र में अधिक उत्कर्ष दिखाया गया है? तो प्रस्तुत एकांकी में पन्ना धाय जो है इनके चरित्र को अधिक उत्कर्ष के साथ दिखाया गया और यही एक प्रकार से इस एकांकी की एक प्रकार से नायिका आप इनको मान सकते हैं। ठीक है, ध्यान रखेंगे इस बात को। आगे देखेंगे भैया, अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका, फटाफट से आप देखने का प्रयास करेंगे। बहुत ही ज़बरदस्त क्वेश्चन आ चुका है। ऐसे ही क्वेश्चन आपकी परीक्षा की दृष्टि से आते रहते हैं और आप सभी लोग आसानी से चीज़ों को पढ़ते रहते हैं। ठीक है, चले वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, चैनल पर अगर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपके लिए मैं लगातार लाता रहूँगा। चले भाई, प्रश्न बताएं। प्रश्न आ चुका है आज, लघु उत्तरीय दीर्घ उत्तरीय का हो सकता है, ये लघु उत्तरीय में प्रश्न आप आ सकता है, दीर्घ उत्तरीय भी आ सकता है। प्रश्न है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल का जीवन परिचय दीजिए। आचार्य रामचंद्र शुक्ल का जीवन परिचय दीजिए। देखिए, आचार्य रामचंद्र शुक्ल किसी परिचय के मोहताज नहीं बेसिकली लेकिन अब ये आपसे हम थोड़ी ना बताएंगे कि परिचय के मोहताज नहीं, क्योंकि आप अभी विद्यार्थी हैं, आपको पढ़ना है शुक्ला जी के बारे में। नाम तो आपने जरूर सुना होगा, बचपन से आप आचार्य रामचंद्र शुक्ल का, जयशंकर प्रसाद का, मैथिली शरण गुप्त का, महावीर प्रसाद द्विवेदी का, इन सभी का नाम सुनते बचपन से आए होंगे। ठीक है, बिल्कुल आए हैं, जरूरी भी है। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल हिंदी साहित्य का इतिहास नाम का ग्रंथ लिखते हैं और वह ग्रंथ एक प्रकार से बड़ा फेमस ग्रंथ है। मेरे पास एक ग्रंथ रखा हुआ है और आपको बताऊं कि ये हिंदी साहित्य का जो ग्रंथ है, ये हिंदी अगर कोई बच्चा पढ़ रहा है और बेसिकली उसको एमए वगैरह करना है तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल का हिंदी साहित्य का इतिहास उसके पास होना चाहिए। संजीवनी बूटी का काम करता है ये। आपको बता दूं कि हिंदी साहित्य में एक प्रकार से अगर रामचंद्र शुक्ल को आपने नहीं पढ़ा तो आपने किसी को नहीं पढ़ा। इसमें एक प्रकार से हिंदी साहित्य के तमाम चीज़ों के बारे में बहुत ही विस्तार से उन्होंने बताया है, एक एक मुद्दों पर चर्चा करी। पूरा हिंदी साहित्य का इतिहास जब तक उन्होंने लिखा है, पूरा लिखा है। 200 रुपये की ये प्रति आती, 200 रुपये की पुस्तक है। ठीक है, और ये पुस्तक एक प्रकार से अगर बात की जाए तो ये पुस्तक बड़ी फेमस पुस्तक है। अगर आप कहेंगे तो मैं नीचे इसके लगवा दूंगा इस पुस्तक को। ठीक है, ये पुस्तक जो है अगर फ्लिपकार्ट वगैरह पर अवेलेबल होगी तो मैं लगवा दूंगा। अभी मत लीजिएगा, अभी आपको नहीं पढ़ना। अगर आप एमए करना चाहते हैं, टीजीटी, पीजीटी या पीएचडी करना चाहते हैं आप हिंदी से, तो आप इस पुस्तक को ले सकते हैं। ये पुस्तक डॉक्टर नगेंद्र की एक पुस्तक आती है। तो ये सब पुस्तकें जब आप पढ़ेंगे तो हिंदी के बारे में एक जो ज़बरदस्त चीज़ें हैं आपको पता चलेंगी। ठीक है, तब आप एक चीज़ों को, या फिर आप बड़े यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन लेना चाहते हैं, जैसे कि अगर आप जो है बीएचयू में, जेएनयू में, डीयू में, ठीक है, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में, केंद्रीय विश्वविद्यालय में एडमिशन लेना चाहते हैं तो भी आप इसको पढ़ें। ठीक है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। तो मैं नीचे लगा दूंगा उसमें, तो आप इसको अगर चाहें तो ले सकते हैं। ठीक है, चले। तो हिंदी साहित्य में आचार्य रामचंद्र शुक्ल श्रेष्ठ निबंधकार हैं, आलोचक भी हैं और इतिहास लेखक भी हैं। हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा, साथ ही साथ में कई सारे निबंध लिखे। मित्रता निबंध आप बहुत फेमस निबंध है। ठीक है, आचार्य शुक्ल जी का जन्म बस्ती जिले के अगोना नाम के गाँव में हुआ था। आप हमारे पटीदार भी हैं। ठीक है, रामचंद्र शुक्ल जी। आपको बता दूं कि बस्ती ज़िला बगल में हमारे पड़ता है। मैं गोंडा का हूं और बस्ती मुश्किल से 30 या 35 किलोमीटर बगल में ही पड़ता है। ठीक है, और उससे कम ही पड़ेगा। तो आप हमारे इधर के ही हैं। ठीक है, और बस्ती ज़िले में अगोना ज़िला जो मैं तो गया हूँ, मुझे पता है। ठीक है, पूरा एरिया। तो 1884 में आपका जन्म हुआ था। पिताजी का नाम था चंद्रबली शुक्ला जी। सरकारी नौकरी में चंद्रबली जी थे। हाई स्कूल के बाद उनकी शिक्षा नहीं हो सकी थी। गणित में कमज़ोर होने के कारण से उनकी आगे की पढ़ाई नहीं हो सकी, किंतु उनमें साहित्य के प्रति अनुराग बचपन से ही था। शुक्ला जी में, आचार्य रामचंद्र शुक्ल की बात हो रही है, वे साहित्य, मनोविज्ञान तथा इतिहास का अध्ययन नियमित रूप से करते थे।
मिर्जापुर मिशन स्कूल में कला के अध्यापक रहने के बाद शुक्ल जी हिंदी शब्द सागर के संपादक बनकर के काशी नगरी प्रचारी सभा काशी में है वहाँ पर आ जाते हैं और वे हिंदू विश्वविद्यालय जो काशी हिंदू विश्वविद्यालय है उसमें हिंदी के अध्यापक नियुक्त हो जाते हैं। 1937 ईस्वी में विभाग अध्यक्ष के रूप में नियुक्त हो जाते हैं और 3 वर्ष कार्य करने के उपरांत 1940 ईस्वी में उनकी मृत्यु हो जाती है। ठीक है, या बात यानी कि काशी हिंदू विश्वविद्यालय के विभागाध्यक्ष भी रहे, जहाँ पर एक प्रकार से मैंने अपनी पढ़ाई भी पूरी करी है। यानी कि मैं एक प्रकार से काशी हिंदू विश्वविद्यालय से एक प्रकार से पढ़ाई किया हमने। हिंदी मेरा वहाँ से एमए हुआ है, जो है 2023 में कंप्लीट हुआ है। ठीक है, चले आगे देखेंगे। अगला क्वेश्चन से आचार्य रामचंद्र शुक्ल हिंदी के निबंधों की विशेषताएं बताएं। उनके जो निबंध हैं उन्होंने जो लिखे उनकी क्या क्या विशेषताएं हैं, किन किन चीज़ों पर उन्होंने फोकस किया। तो शुक्ला जी ने निबंधों के द्वारा हिंदी निबंध साहित्य को प्रौढ़ता प्रदान करी है, यानी कि हिंदी निबंध में एक प्रकार से जो बचकानापन था उसको खत्म किया है। इन्होंने हिंदी निबंध को एक सशक्त तरीके से प्रस्तुत किया है। हिंदी निबंधों को एक प्रकार से एक बोलते हैं एक प्रौढ़ता, जिसको आप बोल सकते हैं कि एकदम से लगता है कि हाँ ये निबंध है, निबंध इसी शैली की होनी चाहिए, ऐसा किया है। निबंध साहित्य और मनोविज्ञान क्षेत्र से संबंधित है। इनके साहित्यिक निबंधों में अति पांडित्यपूर्ण ढंग से साहित्यिक सिद्धांतों का रचनाकारों और रचनाओं पर मौलिक ढंग से विचार किया गया है। यानी जो इन्होंने एक प्रकार से साहित्यिक निबंध लिखे उसमें साहित्यकार जो है उनको क्या करना चाहिए, कविता क्या है, कविता के बारे में विस्तार से लिख दिया, कविता कैसे लिखनी चाहिए, कविता कौन लिख सकता है, तमाम प्रकार के विद्वान, चूंकि एक प्रकार से बहुत बड़े विद्वान थे आप शुक्ला जी। ठीक है, शुक्ल जी के मनोवैज्ञानिक निबंधों की अगर बात की तो विविध मनोवैज्ञानिक विकारों से संबंधित, जैसे कि उत्साह पर निबंध लिखा, श्रद्धा भक्ति, करुणा, लज्जा और ग्लानि, लोभ और प्रीति, घृणा, ईर्ष्या, भय, क्रोध, ऐसे तमाम प्रकार के जो मनोविकार हैं इन पर इनको मनोवैज्ञानिक जो निबंध हैं वो लिखे गए हैं। इन सभी पर इन्होंने अपने विचार दिए हैं। ठीक है, इनके प्रतिपादन का आधार साहित्यिक है। मनोवैज्ञानिक विषयों पर निबंध लेखन की प्रेरणा इनको महावीर प्रसाद द्विवेदी और अंग्रेजी निबंधकार जो थे वो फ्रांसिस बेकन का नाम आप लोगों ने सुना होगा। फ्रांसिस बेकन अंग्रेजी निबंधकार हैं, इनसे और पंडित महावीर प्रसाद द्विवेदी इन दोनों से एक प्रकार से प्रभावित थे ये, और इन दोनों से एक प्रकार से इनको मनोवैज्ञानिक विषयों पर निबंध लिखने की प्रेरणा मिली, मोटिवेशन मिला। इन निबंधों में शुक्ल जी ने विभिन्न प्रकार के जो मनोविकार होते हैं उनको परिभाषित किया है। ठीक है, और इन निबंधों में वस्तु की अपेक्षा आपने शैली पर महत्व दिया है, जिसके फलस्वरूप व्यक्तिकता इनके निबंधों में दिखाई देती है। हाँ, इतना अवश्य कह सकते हैं कि मानतेन जो हैं निबंध जो जनक माने थे, विश्व स्तर पर निबंधों के जनक माने जाते हैं मानतेन। तो मानतेन महोदय की व्यक्तिकता इसमें नहीं है, परंतु उनके निबंधों में व्यक्तिकता का पूर्ण अभाव है। ऐसा नहीं कहा जा सकता कि इसलिए यह कहना कठिन हो जाता है कि उनके निबंध व्यक्तिनिष्ठ हैं या विषयनिष्ठ हैं। उनके निबंध व्यक्तिनिष्ठ और विषयनिष्ठ दोनों को एक प्रकार से समाहित करते हुए प्रतीत होते हैं, यानी व्यक्तिनिष्ठता पर भी आधारित है और विषयनिष्ठता पर भी। शुक्ल जी ने अपने निबंधों के विषय में खुद लिखा है, इस बात का निर्णय किया है कि मैं विज्ञ पाठकों पर छोड़ देता हूँ कि ये निबंध विषय प्रधान हैं या व्यक्ति प्रधान हैं। मुझे एक प्रकार से जो विद्वान जन है वो बताएं कि ये निबंध कैसा है। वस्तुतः शुक्ल जी के निबंधों में विषय और व्यक्ति व्यंजकता का गूढ़ मिश्रण किया गया है, जिसके कारण ही विषय की प्रस्तुति में कसावट और आत्मीयता का समावेश दोनों दिखाई पड़ता है। तो शुक्ल जी का एक प्रकार से जो निबंध शैली है कुछ इस प्रकार से, जिसमें एक प्रकार से एक तो साहित्यिक शैली के निबंध लिखते हैं और दूसरे मनोवैज्ञानिक धरातल पर निबंध लिखते हैं। दो प्रकार के निबंधों को आपने लिखा और दोनों प्रकार के निबंधों को मैंने आपको विस्तार से एक प्रकार से बताने का प्रयास किया। ठीक है, देखिए लज्जा और ग्लानि शुक्ल जी का एक निबंध है। किस प्रकार का निबंध है ये? तो ये मनोविकार से रिलेटेड निबंध है, लज्जा और ग्लानि। ठीक है, लज्जा आपको कब आती है? जब आप कुछ गलत काम करते हो। ग्लानि कब होती है? जब एक प्रकार से आप कोई गलत काम कर देते हैं और उसके बाद में आपको प्रायश्चित होता है कि भाई हमने गलत कर दिया, तो वो ग्लानि होती है। ठीक है, ध्यान रखेंगे, पूरी चीज़ें समझाई इन्होंने। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका भैया। प्रश्न है, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी की रचना पर प्रकाश डालिए। द्विवेदी जी की रचनाएं 3 प्रकार की हैं। पहला है संपादित रचनाएं को जो इन्होंने संपादन किया, दूसरी अनुदित हैं जिसका अनुवाद किया, तीसरी है मौलिक रचनाएं जिसको इन्होंने खुद लिखा, और तीसरा है इसे उपन्यास, फिर आलोचना, कई सारे रचनाएं हैं। देखिए संपादित रचनाएं निबंध संग्रह इन्होंने में खास करके निबंध संग्रह है इनका, जैसे कि पृथ्वीराज रासो, संदेश रासक, विश्वकोश के संपादन में भी योगदान इन्होंने दिया है। ठीक है, तो संपादन इन सभी का किया है। प्रबंध चिंतामणि, पुरातन प्रबंध संग्रह, प्रबंध कोश, विश्व परिचय, लाल कनेर, मेरा बचपन, ये सब इनके अनुदित ग्रंथ हैं। अनुदित मतलब कि अनुवाद किया है विभिन्न मतलब कि जो है भाषाओं से।
मौलिक निबंधों की अगर बात करें, निबंध संग्रहों में मौलिक जो इनके हैं, अशोक के फूल इनका मौलिक निबंध है, खुद लिखा है। कुटज, विचार प्रवाह, विचार और वितर्क, कल्पलता, आलोक पर्व, ये सब इनके मौलिक निबंध है जो कि बड़े फेमस निबंध है। कौन कौन से? अशोक के फूल, कुटज, विचार प्रवाह, ठीक है, विचार और वितर्क, कल्पलता और आलोक पर्व, ठीक है। आगे बढ़िएगा। उपन्यास की अगर बात की तो बाण भट्ट की आत्मकथा इनकी बड़ा फेमस उपन्यास है। बाण भट्ट की आत्मकथा बड़ा फेमस उपन्यास है, ठीक है। चार चंद्रलेख, पुनर्नवा और अनाम दास का पोथा बड़ा फेमस उपन्यास है। बाण भट्ट की आत्मकथा तो बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के एमए के सिलेबस में भी शामिल है, ठीक है। मैंने तो इसको पूरा पढ़ा हुआ है। आगे देखेंगे आलोचना। आलोचना में सूर साहित्य पर आलोचना लिखी, हिंदी साहित्य की भूमिका लिखी, हिंदी साहित्य का आदिकाल पर लिखा, कालिदास की लालित योजना लिखी, सूरदास और उनका काव्य, कबीर, हमारी साहित्यिक समस्याएं, साहित्य का मर्म, भारतीय वाङ्मय, साहित्य सहचर, नख दर्पण, ये सभी में हिंदी कविता, मतलब कि नख दर्पण में हिंदी कविता, ये सब इनके एक प्रकार से आलोचना ग्रंथ हैं। तो एक बहुत बड़े आलोचक भी हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल को एक प्रकार से कहीं ना कहीं पे उनको अगर किसी ने एक प्रकार से टक्कर दिया है पूरे हिंदी साहित्य में तो आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं, जो कि उनके जूनियर भी रहे हैं। बाद में ये भी काशी हिंदू विश्वविद्यालय में रहे हैं, ठीक है। ये बात आप ध्यान रखेंगे। तो आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जो है वही उनके विचारों का कभी कभी खंडन करते प्रतीत होते हैं शुक्ला जी के, बाकी कोई नहीं। मतलब जहाँ जहाँ पर शुक्ला जी को कोई चीज़ें उनसे छूटी, जैसे कबीर पर उन्होंने नहीं लिखा शुक्ल जी ने, तो कबीर पर इन्होंने खूब लिखा, ठीक है। तुलसी और जायसी पर उन्होंने ज़्यादा लिखा है, किसने भाई? शुक्ला जी ने, ठीक है। सूर पर थोड़ा कम लिखे तो इन्होंने सूर पर खूब लिख दिया, ठीक है। ये बात ध्यान रखेंगे। निबंध। निबंध रचना में आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का स्थान निर्धारित कीजिए। निबंध लेखक के रूप में इनके बारे में बताएं। देखिए, निबंधकार की दृष्टि से द्विवेदी जी का स्थान गौरवपूर्ण है, यानी कि बहुत बढ़िया है। द्विवेदी जी के निबंधों को 4 कोटि में हम बांट सकते हैं। पहला है इनका, कुछ निबंध इनके व्यक्ति व्यंजक हैं, कुछ निबंध विचारात्मक हैं, कुछ निबंध इनके समीक्षात्मक हैं और कुछ निबंध इनके गवेषणात्मक हैं, शोध से रिलेटेड हैं। सर्वाधिक ख्याति और प्रशंसा उन्हें व्यक्ति व्यंजक निबंधों में ही मिली है, ठीक है। कहना असंगत ना होगा कि हिंदी के व्यक्ति व्यंजक निबंधों का विधिवत प्रतिष्ठित करते हुए हिंदी निबंध साहित्य को एक नई दिशा देने में द्विवेदी जी का सर्वाधिक योगदान रहा है। उनके व्यक्ति व्यंजक निबंधों में अशोक का फूल, बसंत आ गया, सावधानी की आवश्यकता, क्या आपने मेरी रचना पढ़ी, एक कुआं और एक मैना, आम फिर बौरा गए, शिरीष के फूल, 9 वर्ष आ गया, 9 वर्ष आने वाला है अभी, मेरी जन्मभूमि, नाखून क्यों बढ़ते हैं, देवदारू नाम का एक वृक्ष होता है उस पर निबंध लिखा, और कुटज नाम के वृक्षों पर एक प्रकार से लिखा। आप देखेंगे वृक्ष पर निबंध कौन लिख सकता है? जो ज्ञानी होगा वही लिख पाएगा। निबंध माने बंधन मुक्त होकर के जब एक लेखक अपने विचारों के एक प्रकार से प्रवाह में विचरण करता है, किसी मुद्दे को एक प्रकार से केंद्र में रख करके, और उसी मुद्दे को केंद्र में घुमाता रहता है और उसी पर पूरा लिख देता है। जैसे कि निबंध लिखा, क्या लिखूं, पद्मलाल पुरनालाल बख्शी, कुछ पता ही नहीं चल रहा था, ऐसे बैठे थे, क्या लिखें, उसी पर लिख दिया। तो ऐसे होते हैं विद्वान लोग। तो ये इनमें विद्वता की कोई कमी नहीं थी। व्यक्ति व्यंजक निबंधों में आपको बड़ी महारत हासिल है। आप एक ललित निबंधकार भी हैं। हजारी प्रसाद द्विवेदी, विद्यानिवास मिश्र, ये सब एक प्रकार से एक ललित निबंधकार हैं, ठीक है, ध्यान रखेंगे। आगे देखेंगे अगला प्रश्न, पर्वत के विषय में हजारी प्रसाद द्विवेदी क्या कहते हैं? तो हजारी प्रसाद द्विवेदी कहते हैं कि पर्वत शोभा निकेतन होते हैं। पर्वत क्या होते हैं? शोभा के निकेतन होते हैं। कुटज क्या है? कुटज एक वृक्ष होता है। देवदारू एक वृक्ष होता है। देवदारू, कुटज, इन सभी पर निबंध लिखने का काम इन्होंने ही किया है। कुटज का वृक्ष कहाँ पाया जाता है? तो कुटज का वृक्ष हिमालय पर्वत में पाया जाता है। किसने कुटज पुष्प का अर्घ देकर के मेघ की मतलब की अभ्यर्थना करी है? मेघ मतलब बादल की, ठीक है। तो कुटज का पुष्प लेकर के अर्घ दिया। अर्घ माने होता है जल, और उसको लेकर के उसके प्रणाम करना, ठीक है। कालिदास जी ने कुटज का पुष्प और का अर्घ देकर के मेघ की अभ्यर्थना की है, ठीक है। तो इस तरीके से चीज़ें बताई गई हैं। तो ये हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी। आगे देखेंगे अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका भैया। प्रश्न देखेंगे। प्रश्न है, मुक्तिबोध की रचनाओं का उल्लेख कीजिए। मुक्तिबोध ने कविता, कहानी, उपन्यास, आत्माख्यान, निबंध, कई विविध प्रकार की रचनाओं का प्रणयन किया है। अनेक पत्र पत्रिकाओं का संपादन भी इन्होंने सफलतापूर्वक किया है। उनकी प्रकाशित कृतियां का विवरण कुछ इस प्रकार से आप दे सकते हैं, जैसे कि मुक्तिबोध का पूरा नाम है गजानन माधव मुक्तिबोध, ठीक है। इनके काव्य की अगर बात की तो चांद का मुँह टेढ़ा है,
चांद का मुंह टेढ़ा इनका काव्य संग्रह है और ताड़ सप्तक में इनकी कई सारी कविताएं प्रकाशित हुई हैं। चांद का मुंह टेढ़ा है इनका काव्य संग्रह, इसमें कई कविताएं हैं। ठीक है, अब जब पुराने कवि चांद से चांद सरोसन चेहरा, बालों का रंग सुनहरा, कैसे देखूं तेरी आंखें, आंखों पर चश्मे का पहरा। आप सोचे गुरुआ पगलान तो नहीं गाना गावत है, नहीं। चांद सा रोशन चेहरा, आजकल के बॉलीवुड इतने एक प्रकार से भी फेमस नहीं हुए हैं, मतलब कि फेमस तो बहुत ज़्यादा है बॉलीवुड, लेकिन इतने एक प्रकार से बात करते हैं समानता की, लेकिन मुक्तिबोध से ज़्यादा प्रगतिवाद या समानता किसमें हो सकती है। मुक्तिबोध क्या कहते हैं, चांद, जिस चांद को एक प्रकार से लोग बनाते हैं कि भाई चांद से मुखड़ों की तुलना करते हैं कि भाई तू तो एकदम चांद इस लागत थी, खूबसूरत थी। मतलब कहने का तात्पर्य है कि चांद जहां पर स्त्रियों की खूबसूरती का एक प्रतीक आलंबन के रूप में दिखाया जाता था, चांद से स्त्रियों के रूप की तुलना करी जाती थी, उस चांद को एक प्रकार से यह कह देना कि चांद का मुंह टेढ़ा है, बहुत बड़ी बात है। मार्क्सवाद के एक प्रकार से बहुत जबरदस्त विद्वान थे, मार्क्सवादी विचारधारा से हैं आप, मुक्तिबोध। ठीक है, कहते हैं कि चांद का मुंह टेढ़ा है, कविता पढ़ेंगे, चांद का मुंह टेढ़ा है, कई कविताएं इसमें हैं। अब आप देखो, जिस चांद से तुलना करी जाती है स्त्रियों के मुखड़े की, उसको कह दिया कि टेढ़ा है, तो आप देखो कितनी बड़ी बात बोल देते हैं। तो कई सारी चीज़ें हैं। कहानी संग्रह है काठ का सपना, अच्छा इनकी एक रचना अंधेरे में, बड़ी जबरदस्त रचना, अंधेरे में जो कविता है, बड़ी लंबी कविता है। ठीक है, लेकिन कविता नहीं कह सकते, क्योंकि मेरे हिसाब से, मैं आपको बताऊं, बहुत लोगों को बुरा लगेगा कि मुक्तिबोध को ऐसे बोल रहे हैं। मुक्तिबोध मेरे फेवरेट कवि नहीं रहे हैं, लेकिन कभी कभी लगता है कुछ चीज़ें ऐसी उनकी रही जिसको एक प्रकार से लगता है कि भाई हाँ अच्छी चीज़ें उन्होंने करी हैं। लेकिन कविता जो होती है, इसे अगर आपको ज्ञान ही देना है तो आप गद्य लिख डालो ना, निबंध लिख डालो, क्या ज़रूरत है कविता लिखने की। जब आप इनके अंधेरे में कविता पढ़ेंगे तो आपको ऐसा ही महसूस होगा। मतलब उसमें क्या है, मतलब कि उसमें लगेगा अंधेरे में मैं निकला, उधर जा रहा था, मतलब ऐसे लगेगा कि भाई, मतलब कोई ताल तुक है ये नहीं है, जिसको कहते हैं एकदम से मतलब कि ना आगे नाथ ना पीछे पगहा, वह वाली हाल, समझा। तो मतलब कि उसका कोई राइमिंग वर्ड कुछ नहीं, मतलब कि कविता का धरातल, जो कविता के जो मापदंड है प्राचीन, वो उसको सबको खंडित कर दिया। स्वतंत्रता की इतनी बड़ी होड़, या एक प्रकार से मैं ये कहूँ कि एक प्रकार से पुराने मापदंड या जो आदर्शवादी परंपरा है प्राचीन काल से कि भाई इस पर कविता लिखनी चाहिए, उसको सबको तोड़ दिया। हटो इधर, लिखो जिस तरीके से मन हो। 4 लाइन एक लाइन में लिखो, 4 शब्द, मन हो 2 लाइन, फिर 20 लाइन एक शब्द में लिख दिया, फिर 2 लाइन, फिर 2 शब्द, फिर 3 शब्द, फिर 5 शब्द, फिर 10 शब्द, ऐसे लिखते चलिए। तो चीज़ें वही हैं। कहानी संग्रह इनका काठ का सपना है, उपन्यास विपात्र नाम का उपन्यास लिखा, आख्यान भी एक साहित्य की डायरी, इनका एक आख्यान है, यानी कि डायरी विधा की रचना है, एक साहित्य की डायरी। निबंध नई कविता का आत्मसंघर्ष और तथा अन्य निबंध, कामायनी एक पुनर्विचार, कामायनी पर लिखा बड़ा जबरदस्त ये लेख है इनका, कामायनी पर एक पुनर्विचार इन्होंने लिखा। कामायनी जो रचना है, मेरे पास कामायनी भी रखी हुई है, ठीक है, बड़ी फेमस रचना है। ठीक है, मुंशी प्रेम, मतलब उनकी है, जयशंकर प्रसाद की। पुस्तक समीक्षाएं भी लिखी, जैसे उर्वशी, दर्शन और काव्य लिखा, उर्वशी भी मेरे पास रखी हुई है। ठीक है, उर्वशी भी रचना रखी हुई है। अज्ञेय, यशपाल, राहुल, माचवे, अमृत राय की रचनाओं, इन सभी पर समीक्षाएं लिखी हैं। यानी विद्वान बहुत थे अज्ञेय, मतलब कि ये मुक्तिबोध। ठीक है, गजानन माधव मुक्तिबोध का जन्म कब और कहाँ हुआ था? इनका जन्म 13 नवंबर 1917 को श्योपुर, शिवपुरी जिसको कहते हैं, जिला मुरैना पड़ता है, ग्वालियर मध्य प्रदेश में पड़ता है, वहीं पर इनका जन्म हुआ था। मुक्तिबोध का निधन हुआ था 11 सितंबर 1964 को। ठीक है, मुक्तिबोध की डायरी का क्या नाम है? एक साहित्य की डायरी, इनकी डायरी का नाम है दैनंदिनी, जिसको हिंदी में कहते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। मुक्तिबोध किस प्रकार के कवि हैं? तो मुक्तिबोध एक प्रयोगवादी कवि हैं। प्रथम तार सप्तक में मुक्तिबोध की कितनी रचनाएं संकलित हैं? तो प्रथम तार सप्तक का प्रकाशन 1943 में हुआ था। इसके संपादक कौन है? अज्ञे जी हैं। ठीक है, और मुक्तिबोध की 17 रचनाएं जो हैं ये एक प्रकार से तार सप्तक में प्रकाशित है। मुक्तिबोध ने किस लेखक संघ की स्थापना करी थी? मुक्तिबोध ने मध्य भारत प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना करी थी। मुक्तिबोध किस विचारधारा के समर्थक थे? तो मुक्तिबोध मार्क्सवादी विचारधारा के समर्थक थे। यह बात आप ध्यान रखेंगे। आगे बढ़िएगा, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका भैया, फटाफट से आप देखेंगे। प्रश्न आ चुका है, डॉक्टर पदम सिंह शर्मा कमलेश की भाषा शैली पर संक्षिप्त प्रकाश डालिए। देखिए, भाषा की अगर बात की तो कमलेश जी जो थे, इनकी भाषा शुद्ध साहित्यिक खड़ी बोली है। भाषा प्रौढ़, विषय अनुकूल और भाव उत्पादक है। स्वाभाविकता इनकी भाषा में सरलता भी है, सहजता भी है,
तो कमलेश जी की भाषा की विशेषताएं यही सब हैं। भेंट वार्ता में उनकी भाषा समीक्षा की भाषा के निकट हो जाती है, यानी जब भेंट वार्ता लिखते हैं तो समीक्षात्मक भाषा का प्रयोग करते हैं। ठीक है। शैली की अगर बात की तो शैली पदम सिंह शर्मा की कई सारी शैलियों में एक प्रकार से इन्होंने रचनाएं इनकी मिलती हैं, जैसे कि कभी कभी ये वर्णनात्मक शैली में लिखते हैं, कभी कभी ये एक प्रकार से विवेचनात्मक शैली में लिखते विवेचना करते हैं, कभी वर्णन करते हैं, कभी विचार अपने व्यक्त करते हैं, कभी इमोशनली चीज़ें, कभी समीक्षात्मक, यानी शैली इनकी एक प्रकार से 5 शैलियों में इनकी रचनाएं एक प्रकार से कहीं ना कहीं पे आपको मिलेंगी। यह बात आप ध्यान रखेंगे। किसकी? पदम सिंह शर्मा कमलेश। मैं इनसे मिला, ठीक है, ये पदम सिंह शर्मा कमलेश की रचना है। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी से मिले थे और वही साक्षात्कार आपके पाठ्यक्रम में संकलित है। इंटरव्यू विधा के एक प्रकार से बढ़िया लेखक हैं ये। पदम सिंह शर्मा कमलेश का जन्म कब और कहाँ हुआ था? तो इनका जन्म हुआ था 22 जनवरी को 1915 को मथुरा जिले के बरीका गला नामक गांव में इनका जन्म हुआ था। पदम सिंह शर्मा कमलेश का निधन कब हुआ था? पदम सिंह शर्मा कमलेश का निधन 5 फरवरी 1974 को हुआ था। पदम सिंह शर्मा कमलेश की मृत्यु वही 5 फरवरी को हुई थी 1974 में। पदम सिंह शर्मा कमलेश की प्रमुख रचनाओं का उल्लेख कीजिए। तो उनकी कई सारी रचनाएं हैं, जैसे कि इनकी रचना एक है काव्य संग्रहों की अगर बात की जाए तो काव्य संग्रह जो इन्होंने लिखे हैं उसमें है तू युवक है, ये काव्य संग्रह है इनका। दूब के आंसू, धरती पर उतरो, एक युग बीत गया, ये सब इनके काव्य संग्रह। इसमें कई सारी कविताएं इनकी संकलित हैं। निबंध संग्रह भी आपने लिखे हैं पदम सिंह शर्मा कमलेश जी ने। साहित्यिक निबंध मणि और साहित्य संदर्भ और दिशाएं, ये इनके एक प्रकार से क्या है भैया? पदम सिंह शर्मा कमलेश के ये एक निबंध संग्रह हैं। खंड काव्य भी इन्होंने लिखा, दिग्विजय नाम का खंड काव्य लिखा। साक्षात्कार, मैं इनसे मिला, किससे मिले थे? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी से मिले थे और उन्हीं के बीच, दोनों के बीच में जो बातचीत हुई उसको लिख दिया, वही एक प्रकार साक्षात्कार होता है। यह बात आप ध्यान रखेंगे। ओके, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका, फटाफट से आप देखने का प्रयास करेंगे। अगला क्वेश्चन आ चुका भैया, प्रश्न देखेंगे, भोला राम का जीव कहानी का सारांश लिखिए। भोला राम का जीव कहानी का सारांश लिखिए। इससे पहले एक चीज़ जान लीजिए, अगर जिन बच्चों को एक प्रकार से कोर्स में ज्वाइन होना है, सभी सब्जेक्ट का कोर्स एक प्रकार से PDF नोट सब कुछ मिल जाएगा आपको। 91 61 93 60 62 पर आपको SMS करना है और हमारे साथ आपको जुड़ जाना है। क्या? अपना नाम, अपनी यूनिवर्सिटी का नाम और आपके सब्जेक्ट के क्या क्या नाम है, अपने सब्जेक्ट के नेम लिख करके सेंड कर दीजिएगा। मात्र 100 रुपीज़ में आपकी सारे सब्जेक्ट की तैयारी हो जाएगी। ठीक है, आपके पास एक स्कैनर सेंड किया जाएगा, उसी पर आपको मात्र 100 रुपीज़ सेंड कर देने हैं। ठीक है, आपको बता दूं कि आपको एक प्रकार से जैसे 3 मेजर सब्जेक्ट है आपका, एक माइनर सब्जेक्ट और एक आपका को करिकुलर सब्जेक्ट, इन सभी की तैयारी आपकी हो जाएगी मात्र 100 रुपीज़ में ही। हिंदी के सभी PDF आपको महासंग्राम रिवीजन क्लास के, क्वेश्चन पेपर के, मॉडल पेपर के, रिवीजन क्लास के, महामैराथन क्लास के सब के PDF नोट्स और चैप्टर वाइज PDF नोट्स और इसके अलावा और भी तमाम सारे सब्जेक्ट की ऐसी व्यवस्था कर दी गई है। तो आप जिनको जुड़ना है फटाफट जुड़ जाइएगा। कम समय में बेहतर तैयारी के लिए शुक्ला HD पॉइंट का यह एक प्रकार से व्यवस्था जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो आप कम समय में बेहतर तैयारी कर सकते हैं और इस तरीके के ऑब्जेक्टिव और लिखित दोनों टाइप की PDF आपको मिल जाएगी। यानी जो बच्चे एक प्रकार जिनकी परीक्षा MCQs होती है उनके लिए भी ये लेक्चर है, और जिनकी परीक्षा लिखित हो रही है, मतलब लेक्चर और तमाम प्रकार के, मैं ऑब्जेक्टिव भी पढ़ाता हूँ, ऑब्जेक्टिव मैंने पढ़ाया इससे पहले और लिखित भी पढ़ाता हूँ, तो दोनों के लिए इंपॉर्टेंट हो जाएगा। आइए दीर्घ उत्तरी का प्रश्न हम समझते हैं। तो आप सभी लोग SMS कर दीजिएगा इस नंबर पर 91 61 93 62 पर, तुरंत ज्वाइन हो जाएं मात्र 100 रुपीज़ में। अगर आप नहीं चलाते कुछ भी तो आप किसी दूसरे से भी पैसा सेंड करवा देंगे, तभी आपको ऐड कर दिया जाएगा। अगला क्वेश्चन आ चुका भैया, भोला राम का जीव कहानी का सारांश बताइए। भोला राम का जीव बेसिकली कहानी विधा की रचना है, लेकिन आप देखेंगे कि ये एक प्रकार से एक व्यंग है जो आपके पाठ्यक्रम में संकलित है। भोला राम नाम का एक व्यक्ति होता है, उसके बारे में पूरा का पूरा कहानी है कि भाई उसका जीव जो है वो गुम हो जाता है, वो यमराज तक नहीं पहुँचता है, यमराज के दूत ढूंढने आते नहीं मिलता है, फिर नारद जी आते हैं, फिर जाकर के पूरा मामला इसका सुलटाते हैं, फिर लेके जाकर के भोला राम के जीव को ले जाते हैं। चूँकि दबा है किसके? एक फाइल में, सरकारी फाइल में दबा हुआ भोला राम का जीव, उसकी पेंशन वेंशन रुकी हुई है। ठीक है, जब मर जाता तो वही चीज़। ठीक है, चले। प्रस्तुत कहानी भोला राम का जीव हरिशंकर परसाई नाम के व्यंगकार, हिंदी के सबसे बड़े व्यंगकार हैं हरिशंकर परसाई, उनकी व्यंग कहानी है। इसमें भोला राम नामक व्यक्ति के लगातार 5 वर्षों तक पेंशन हेतु संघर्ष करने का मार्मिक चित्रण है। यानी 5 साल तक वो अपनी पेंशन के लिए जाता है, और चूंकि उसकी पेंशन सरकारी दफ्तर में एक प्रकार से फाइल कहीं गुम हो गई है या फाइल है, तो एक प्रकार सरकारी कर्मचारी उससे वो मांग रहे हैं, पैसा मांग रहे हैं कि भाई पैसा दोगे तभी एक प्रकार से आपका पेंशन बनेगी। प्रत्येक क्षेत्र में भ्रष्टाचार किस प्रकार पनप रहा है, इसका व्यंग इस शैली में वर्णन किया गया है हरिशंकर परसाई के द्वारा, यानी कि भ्रष्टाचार पर व्यंग किया गया है। भोला राम बेसिकली जबलपुर के समापुर मोहल्ले का निवासी है। उम्र लगभग 60 साल की है भोला राम की। उसकी एक पत्नी है, ठीक है, 2 लड़के हैं और एक लड़की है, यानी कि 2 लड़के एक लड़की किसके? भोला राम के। सरकारी नौकरी करता था भोला राम। 5 साल पहले रिटायर हो गया भोला राम।
मकान का किराया बाकी था भोला राम के। मकान मालिक घर से निकालने वाला था, इसको लगातार धमकी दे रहा था। इतने में भोला राम चल बसा। यानी मकान मालिक ये कह करके गया कि भाई तुमको निकाल देंगे, उसको वही सब टेंशन वेंशन चल रहा था। 60 साल का था भी। अब इसका क्या हो, भोला राम टपक जाता है, यानी भोला राम का निधन हो जाता है। पेंशन भी इसको नहीं मिल रही थी, क्योंकि पेंशन किसी कारणों के बस में रुकी हुई थी सरकारी दफ्तर में। सरकारी कर्मचारी और भ्रष्टाचारी अधिकारियों के कारण से यह सब हुआ था। व्यंग्य शैली में बताया गया है कि भोला राम का जीव सरकारी पेंशन फाइलों में अटका हुआ है। यानी एक प्रकार से भोला राम मर जाता है, फिर इसके बाद में एक प्रकार से भोला राम का जीव जो है वो एक प्रकार से क्या होता है, वो एक प्रकार से भोला राम का जीव उसी दफ्तर मतलब कि फाइल में छुपा रहता है। अब भोला राम मरने के बाद में भी जब यमराज के यहाँ नहीं पहुँचता है तो यमराज को बड़ी टेंशन होती है कि भैया भोला रामाओं जीवा काहे नहीं आवा। तो अपने दूतन का भेजा था कि जाओ दूत लोग सब ढूंढ करके लाओ भोला राम कहाँ जो है रह गया। तो भोला राम को ढूंढने के लिए पूरा पृथ्वी छान मारते हैं, पृथ्वी आकाश सब पाताल सब ढूंढते, नहीं मिलता भोला राम। चले जाते लौट करके, वो कहते साहेब मिला नहीं। कहने अच्छा क्यों नहीं मिला? तब तक नारद जी आ गए। नारायण नारायण महती नाम की बीड़ा बजाते हुए नारद जी पहुंच गए यमराज यमपुरी। कहा रुको मैं ढूंढ करके लाता हूँ। यमराज मतलब कि नारद आते हैं, पर उनके घर पे जाते, पूरा पता लगाते क्या क्या बात थी। तो पेंशन वाली बात आई, सरकारी दफ्तर गए, भोला राम के बारे में पूछा, तो एक प्रकार सारी चीज़ें हुई। तब फिर नारद जी जब वहाँ पर पहुँचे, नारद जी से भी एक प्रकार से वो जो सरकारी कर्मचारी होते हैं वो कहते हैं कि भाई वो दो, क्या नाम है, पैसा दो। तो नारद जी को क्या पता कि भाई ये पैसा क्या होता है। उन्होंने कहा कि भाई देखो जो है मेरे पास पैसे तो नहीं है। कहा ये जो बीड़ा बजाते हो, हमारी बिटिया का एक प्रकार से कोई कंपटीशन है संगीत का, ये बीड़वा ही दे दो अपना। तो बीड़वा ले, बीड़ा देने के लिए नारद कहते कि ठीक है बीड़ा दो। तब तक भोला राम का जीव वहीं से टपक से बोलता है कि हाँ भाई मैं हूँ यहीं पे, ठीक है। भोला राम का आवाज़ लगाते भोला राम निकलता है। तो यहाँ पर जो है कहानी के मध्य में समाज के विभिन्न क्षेत्रों की में किस प्रकार से रिश्वतखोरी बढ़ती जा रही है, इसका सजीव चित्रण भोला राम का जीव कहानी करती है। सरकारी धन कैसे भ्रष्ट अधिकारी हड़प जाते हैं और गरीब कमजोर व्यक्ति इसका शिकार हो जाते हैं, इसी का वर्णन इसमें किया गया है। जिसको मिलना चाहिए उसको नहीं मिल पाता और सरकारी कर्मचारी ही उसको हड़प लेते हैं। अंत में जब भोला राम के पेंशन का कार्य नारद खुद संभालते हैं और जाँच करने लगते हैं, जाँच करने निकलते, तो भोला राम की पत्नी ने नारद से कहा क्या बताऊं, गरीबी की बीमारी थी। पूछे क्या बीमारी थी उनको, मतलब उन्होंने पूछा था भोला राम की पत्नी से नारद जी ने क्या बीमारी थी, तो उन्होंने कहा था गरीबी की बीमारी थी। 5 साल से पेंशन नहीं मिली थी, कहीं कोई सुनता ही नहीं, घर में खाने के जो है फांके पड़ने लगे। इन्हीं चिंताओं में एक दिन उन्होंने दम तोड़ दिया। ये उसकी पत्नी बोली आप सिद्ध पुरुष हैं, यदि पेंशन दिलवा दो तो बच्चों का गुजारा हो जाए। नारद से उनकी पत्नी ने कहा भोला राम की। तब नारद जाते हैं और एक प्रकार से नारद जब वो मामला सेट कर देते तब भोला राम का जीव जो है वहाँ से निकलता है। फाइल उसकी ढूंढी जाती है, फाइल से टपक कर भोला राम का जीव जो है आवाज़ लगाता है, ठीक है। तो जाँच करने के बाद जब नारद कार्यालय गए और बड़े साहब से मिले तो उन्होंने कहा आप हैं बैरागी। बड़े साहब ने कहा कि आप हैं बैरागी, दफ्तरों के रीति रिवाज आप नहीं जानते हैं कि सरकारी दफ्तर में क्या होता है, यहाँ भी कुछ दान पुण्य करना पड़ता है। नारद जी चूँकि वेशभूषा में गए थे, कहा जैसे मंदिरों में जाते हैं तो दान पुण्य देना पड़ता है, ऐसे ही सरकारी दफ्तर में कुछ टेबल के नीचे से दान पुण्य देना पड़ता है, ठीक है। यहाँ भी कुछ दान पुण्य करना पड़ता है। कुछ वजन रखिए, वजन माने कुछ पैसा रखिए तभी काम आगे बढ़ेगा। वजन के रूप में नारद जी की बीड़ा ही रखवा दी। उन्होंने कहा कि भाई मेरी बिटिया का कंपटीशन है, लाओ बीड़वा दे दो। बीड़वा ले लिया, ठीक है। तब कहीं फाइल देखी जाने लगी, फाइल ढूंढी जाने लगी, भोला राम की फाइल ढूंढी जाने लगी, भाई है कहाँ पर। तो बड़े साहब ने नाम पूछा तो नारद ने ऊंची आवाज में वो कहा भोला राम। जब भोला राम कहा किस नाम की फाइल है भैया, भोला राम। बोला क्या क्या बोला, भोला राम कस के बोला नारद ने। सहसा फाइल से आवाज आई, अरे कौन पुकार रहा है मुझे, कौन पुकार रहा है मुझे, क्या मेरी फाइल मिल गई। भोला रमवा जो है उसी में से बोलता है, फैलिया में जो है उसका जीवा जो है लुकान है, छिपा हुआ है। कौन पुकार रहा है मुझे, पोस्टमैन है क्या, कोई पेंशन का आर्डर आ गया क्या। मतलब भोला राम का जीव, भोला रमवा मर गया है लेकिन उसका दिमकवा कहाँ पर लगा, पेंशनिए में। और इसी वजह से उसी पेंशन में जाकर के पेंशनवा के फाइल में छुपा हुआ था, उसी में एक प्रकार से उसका दिमाग जो है जा करके उसका जो दिमाग मतलब कि उसका जो जीव है वो छुपा हुआ था। नारद ने कहा क्या तुम भोला राम के जीव हो।
फाइल से आवाज़ आई, हाँ मैं भोला राम का जीव हूँ, यही कहानी पर अंत हो जाता है। तो इस तरीके से व्यंग किया है। व्यंग मतलब हंसी के माध्यम से समाज की जो बुराइयां हैं, कुरीतियां हैं, उनको उजागर करने का प्रयास किया इन्होंने। तो बड़ी ज़बरदस्त ये एक प्रकार से कहानी थी। इस तरीके से आप लिख सकते हैं, बड़े आराम से चीज़ों को समझा सकते हैं। इससे पहले आपने हिस्ट्री ऑफ इकोनॉमिक थॉट, यानी कि जिनका इकोनॉमिक सब्जेक्ट था उनके लिए भी मैंने बना दिया है, वीडियो देख लीजिएगा इकोनॉमिक्स का, ठीक है, एंशिएंट हिस्ट्री का। जल्द ही आपका और भी सब्जेक्ट का मैं बना दूंगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे से जुड़ने के लिए। इसी प्रकार से अपना प्यार हमेशा बनाए रखेंगे। बाकी पुरानी वीडियोस जो अभी हमने लगभग 2 मॉडल पेपर सबके मैं करवा चुका हूं, तो आप सभी सब्जेक्ट के देख लीजिएगा, कई मॉडल पेपर ऑलरेडी अवेलेबल है। धन्यवाद।